एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू अन अकेडमी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, तो लेट्स जंप टू कंज्यूमर बिहेवियर। चलिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं हम छोटा सा। सपोज दैट आप क्या करते हो, एक मोबाइल फ़ोन परचेज करने के लिए मोबाइल फ़ोन शॉप पे जाते हो। जब आप मोबाइल फ़ोन परचेज करने जाओगे तो डायरेक्टली जो शॉपकीपर कहेगा वही मोबाइल फ़ोन परचेज कर लोगे, या कुछ क्वेश्चन आप मोबाइल फ़ोन मतलब कुछ क्वेश्चन आप शॉपकीपर से पूछोगे। तो आपका जवाब होगा हाँ, कुछ क्वेश्चन हम शॉपकीपर से पूछेंगे। कौन से हैं वो क्वेश्चन जो आप शॉपकीपर से पूछोगे? पहला क्वेश्चन जो आप शॉपकीपर से पूछोगे वो ये पूछोगे, ये जो मोबाइल फ़ोन है इसका ब्रांड क्या है। पूछोगे इन द सेंस, देखोगे इस फ़ोन का क्या ब्रांड है, वो तो आपको भी पता चल जाएगा। ब्रांड के साथ आप देखोगे इस मोबाइल फ़ोन का प्राइस क्या है। साथ में आप देखोगे इस मोबाइल फ़ोन में फीचर्स क्या क्या हैं। आ रही बात समझ में? इतनी चीज़ें तो आप देखोगे। क्या क्या चीज़ें देखोगे? आप देखोगे इस फ़ोन का प्राइस क्या है, ब्रांड क्या है, फीचर्स क्या है। साथ साथ में ये जो फ़ोन है वो आपके बजट में भी आता है या नहीं। आ रही बात समझ में? ये सारी चीज़ें पूछने के बाद एक बार क्या करोगे, आप अपने फ्रेंड को कॉल करोगे। क्या करोगे? अपने फ्रेंड को कॉल करोगे और उस फ्रेंड से पूछोगे कि भाई मैंने इस ब्रांड का, इस प्राइस का, इस फीचर्स वाला, इतने बजट का मैंने फ़ोन देखा है, तो आपके हिसाब से ये फ़ोन ठीक है या नहीं, मुझे ये फ़ोन परचेज़ करना चाहिए या नहीं। पूछेंगे नहीं पूछेंगे? अगर ऐसा कुछ है तो यही तो कंज्यूमर बिहेवियर होता ही नहीं होता। इसी को हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। साथ साथ में अब हम एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। क्या करेंगे? अब हम एक सेकंड एग्जांपल लेंगे। समझने की कोशिश करो। सपोज दैट यू हैव कितने रुपीज़, यू हैव 5,000 रुपीज़, या सपोज दैट यू हैव 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब इस 10,000 रुपीज़ से आपको क्या क्या चीज़ें करना है। इस 10,000 रुपीज़ से आपको बुक भी परचेज करनी है। ठीक है, आपको मोबाइल का रिचार्ज भी कराना है। साथ साथ में आपको क्या करना है, स्नैक्स भी खाने हैं। साथ साथ में आपको क्लॉथ्स भी परचेज करनी है। आ रही बात समझ में? पर ये मनी कैसी है? लिमिटेड, और वांट्स आपकी कैसी हैं? अनलिमिटेड। आ रही बात समझ में? तो क्या इन अनलिमिटेड वांट्स को आप इस मनी से क्या कर पाओगे, सेटिस्फाई कर पाओगे? आप कहोगे हाँ बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि ये रुपये कितने हैं, 10,000। तो इसमें से एक जीरो हम हटा देते हैं। सपोज दैट, और 10,000 भी होंगे ना, अगर किसी पर्सन के पास 10,000 होंगे तो उसके क्लॉथ्स बड़े महंगे आते होंगे। ठीक है ना, तो उसके पास वैसे भी क्या रह जाएगी, मनी कैसे जाएगी, लिमिटेड। जितने ज़्यादा रुपए होंगे भाई, इच्छाएं उतनी ज़्यादा ही सुपीरियर हो जाएंगी ना, तो मनी फिर भी लिमिटेड रहेगी। पर सपोज यार आपके पास 1,000 रुपीज़ है, आपको बुक भी परचेज करनी है, मोबाइल रिचार्ज भी कराना है, स्नैक्स भी खाने हैं, या फिर क्लॉथ्स भी परचेज करने हैं। क्या आप इस लिमिटेड मनी से सारी ही अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर पाओगे? अपनी सारी ही वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर पाओगे? आंसर इज नो, अ बिग नो। तो आप क्या करोगे, आप अपनी उन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करोगे जिन वॉन्ट को सेटिस्फाई करने से आपको सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा मिलेगा। आ रही बात समझ में? सपोज यार आप तो बुक तो गई भाड़ में, मुझे तो स्नैक्स खाने हैं केवल और केवल। स्नैक्स खाने से सबसे ज़्यादा मुझे क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो आप क्या करोगे, अपने उन वांट्स को सेटिस्फाई करोगे जिन वांट से आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। आ रही बात समझ में? अब आप कहोगे सेटिस्फेक्शन हम कैसे मेजर करेंगे? यही तो हमें इस यूनिट में सीखना है कि हम कैसे देखेंगे सेटिस्फेक्शन कितना कितना मिला है। साथ साथ में समझने की कोशिश कीजिए। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज दैट आपके पास 100 रुपीज़ हैं। इस 100 रुपीज़ के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप क्या कर सकते हो, पिज़्ज़ा बाय कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, या तो इस मनी से आप पिज़्ज़ा बाय कर सकते हो। सपोज दैट पिज़्ज़ा के जो प्राइस हैं वो है 50 रुपीज़ पर पिज़्ज़ा। सेकेंड, आप क्या कर सकते हो, एक बर्गर परचेज कर सकते हो। बर्गर के जो प्राइस है सपोज है 25 रुपीज़ हैं। तो आप इनके दो तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हो। या तो इस 100 रुपये से आप दो पिज़्ज़ा खरीद लो, या तो इस 100 रुपये से आप क्या कर लो, दो बर्गर ले लो प्लस एक पिज़्ज़ा ले लो। आ रही बात समझ में? तो आप इनमें से कौन सा वाला रेशियो चूज करोगे, इनमें से कौन सा वाला अल्टरनेटिव चूज करोगे, डिपेंड करता है किस अल्टरनेटिव से आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर आपको 2 पिज़्ज़ास को खाने से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आप 2 पिज़्ज़ा परचेज करोगे। पर हो सकता है 2 पिज़्ज़ा खाने से आपको उतना सेटिस्फेक्शन ना मिले जितना सेटिस्फेक्शन 2 बर्गर और एक पिज़्ज़ा खाने से मिले। आ रही बात समझ में? तो केवल और केवल हमें कंज्यूमर बिहेवियर में उसके सेटिस्फेक्शन के बारे में इस यूनिट में पढ़ना है।
कि हम कैसे पता लगाएंगे वो कितना सेटिस्फाइड है किन्हीं भी गुड्स को क्या करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। तो सबसे पहली बात, अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझा व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर में पहला एग्जांपल हमने लिया कि जब भी हम क्या करेंगे, मोबाइल फोन परचेज करेंगे, मोबाइल फोन शॉप पर जाने के बाद हम सामने वाले पर्सन से कहेंगे, जब भी वो हमें, जो शॉपकीपर है वो क्या हमें क्या करेगा, फोन को सेल करने की कोशिश करेगा, हम कहेंगे ये जो फोन है वो किस ब्रांड का है, ये जो फोन है उसके प्राइस क्या है, प्राइस के साथ क्या फीचर्स हैं, क्या हमारे बजट में फिक्स हो रहा है कि नहीं, और साथ साथ में क्या करोगे, सब कुछ चीज़ें खुद से क्या करने के बाद, खुद से डिसाइड करने के बाद अपने फ्रेंड को क्या करोगे, कॉल करोगे, पूछोगे कि मैंने ये वाला मोबाइल फ़ोन पसंद किया है, क्या मुझे ये फ़ोन परचेज करना भी चाहिए या नहीं। सेकंड एग्जांपल हमने लिया, हमारे पास 1000 रुपीज़ है, मुझे बुक भी परचेज करनी है, मोबाइल फ़ोन भी, स्नैक्स भी, और मोबाइल का रिचार्ज भी कराना है, स्नैक्स भी लेना है, क्लॉथ्स भी। तो अगर क्या मैं इस बुक 1000 रुपीज़ से सारी चीज़ें ले सकती हूँ? आंसर इज नो। तो मैं किस अमाउंट को सिलेक्ट करूँगी, इस लिमिटेड रिसोर्सेज से। अगर मुझे अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई करनी है तो मैं क्या कहती हूँ, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मैं उस वांट क्या करूँगी, सेटिस्फाई करूँगी। अगला हमने एग्जांपल लिया, मेरे पास 100 रुपये है, पिज़्ज़ा का प्राइस है 50 रुपये, बर्गर का प्राइस है 25 रुपये, तो या तो मैं 2 पिज़्ज़ा ही ले सकती हूँ, या तो मैं 2 बर्गर और 1 पिज़्ज़ा ले सकती हूँ। ये डिपेंड किस पर करता है, जिस अल्टरनेटिव में मुझे सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, उस अल्टरनेटिव को क्या करूँगी, मैं चूज़ करूँगी। आ रही है बात समझ में? अब इसके लिए क्या करते हैं, हम एक पहले स्लाइड ऐड करते हैं, फिर समझेंगे इसे थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, जब भी हम क्या करते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझते हैं, तो कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक होता है कार्डिनल अप्रोच और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। जो कार्डिनल अप्रोच होता है, इसमें हम कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। किससे? हम कहीं ना कहीं इसमें क्या करते हैं, कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, यानी क्वांटिफाइबल। ये यहाँ पे सेटिस्फेक्शन कैसा होता है, क्वांटिफाइबल। ठीक है, कैसा होता है सेटिस्फेक्शन, क्वांटिफाइबल होता है सेटिस्फेक्शन। ऑर्डिनल अप्रोच में जो कंज्यूमर के बिहेवियर से हम सेटिस्फेक्शन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ये क्वांटिफाइबल नहीं होता है। ठीक है, ये क्वांटिफाइबल नहीं होता है। इतनी बात आपको समझने की कोशिश करनी है। ये जो कार्डिनल अप्रोच है, ये प्रोवाइड की थी एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने प्रोवाइड की थी ये? एल्फ्रेड मार्शल ने। और जो ऑर्डिनल अप्रोच है, ये प्रोवाइड की थी हिक्स एंड एलन ने। कार्डिनल अप्रोच किसने प्रोवाइड की थी? एल्फ्रेड मार्शल ने। और ऑर्डिनल अप्रोच प्रोवाइड की थी हिक्स एंड एलन ने। केवल और केवल अभी तक आपने समझा कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने की 2 अप्रोचेज होती हैं, एक होता है कार्डिनल अप्रोच, एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में जो सेटिस्फेक्शन होता है वो मीजरेबल होता है, क्वांटिफाइबल होता है। ये अप्रोच दी थी एल्फ्रेड मार्शल ने। ऑर्डिनल अप्रोच में जो सेटिस्फेक्शन होता है वो क्वांटिफाइबल नहीं होता है, और ये अप्रोच किसने दी थी? हिक्स एंड एलन ने ये अप्रोच दी थी। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई परेशानी? अब हम देखेंगे एमयू एनालिसिस करेंगे हम। एमयू यानी कि अभी तो आप पढ़ के आए थे ना डीएमयू, तो डीएमयू में हम पढ़ेंगे एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिए। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी जो हमें मिल रही है किसी भी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से, वो यूटिलिटी होती है हमारी कैसी यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी। अब समझने की कोशिश कीजिए, मार्जिनल यूटिलिटी में आपको एक बात समझनी है कि केवल और केवल हम ये समझने की कोशिश करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। हमने कहा कभी भी हम क्या करते हैं, किसी भी गुड्स का अगर हम मल्टीपल यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो सेकंड या सब्सिक्वेंट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमेशा प्रीवियस यूनिट के कंपैरिजन में कैसा होता है? कम। तो इस केस में अगर हम बात करें, इसके होते हैं कुछ अजम्पशंस। क्या होते हैं इसके? कुछ अजम्पशंस होते हैं। जैसे हमने बात की थी
कि हमने एक मैंगो खाया तो उसमें एक मैंगो से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कैसा था, सपोज दैट 100 यूटिल्स का था। सेकंड मैंगो खाया उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सपोज दैट 80 यूटिल्स का था। थर्ड मैंगो खाया उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 40 यूटिल्स का था। ये कब हुआ, ये तब हुआ जब हमने क्या किया, इन यूनिट्स को कंटिन्यूसली कंज्यूम किया, इनके बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं था, और साथ साथ में मैंगो कैसे थे, होमोजीनियस, एक जैसे मैंगो, सारे मैंगोस का टेस्ट एक जैसा था, साथ साथ में हम एक ही समय पे क्या कर रहे हैं, सारे मैंगोस को खा रहे हैं। अगर सपोज दैट एक मैंगो में सुबह खाती, एक मैंगो में दोपहर में खाती, एक मैंगो में रात को खाती, तो क्या ये जो मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो यूटिलिटी है वो गिरती नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम गैप हो जाता, तो सुबह खाए हुए मैंगो का असर दोपहर तक चला जाता, दोपहर की का शाम तक चला जाता। तो ये अजम्पशन सबसे पहली क्या है, पहली अजम्पशन ये कहती है कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस। साथ साथ में हम कह रहे हैं कि टाइम गैप नहीं होना चाहिए, नो टाइम गैप, नो टाइम गैप शुड बी प्रेजेंट। और साथ साथ में हम कह रहे हैं जो गुड्स हैं वो कैसे होने चाहिए, शुड बी डिविजिबल। यानी कि हम इन गुड्स को क्या कर सकें, अलग कर सकें इन नेचर, यानी कि एक आम, दो आम, तीन आम हमने अलग अलग कर दिए ना, तो गुड्स डिविजिबल भी होनी चाहिए, कोई टाइम गैप भी होना चाहिए, और प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर आपको समझना है कि सेटिस्फेक्शन कैसे रिड्यूस होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। सपोज हमने ये जो टेबल बनाई है वो मैंगोज की टेबल बनाई है, मैंगोज, ठीक है। मैंगो के लिए एक रखा है हमने यूनिट्स, एक रखा है हमने मार्जिनल यूटिलिटी, और एक रखी है हमने टोटल यूटिलिटी। ठीक है, यूनिट रखते हैं 1 2 3 4 5। मार्जिनल यूटिलिटी पहली यूनिट से मिलने, पहली यूनिट को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिली वो है 10 यूटिल्स की। सेकंड मैंगो को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिली सपोज दैट वो है 8 यूटिल्स की। थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिली सपोज दैट वो यूटिलिटी है 5 यूटिल्स की। अब फोर्थ यूनिट को जैसे कंज्यूम किया यूटिलिटी हो गई 0, और फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करते में तो भाई उल्टी आ गई, यानी कि यूटिलिटी हो गई हमारी -3। आ रही है बात समझ में? पेट फुल हो चुका था फोर्थ यूनिट तक, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करी तो क्या हो जाएगा, यूटिलिटी हो जाएगी नेगेटिव। टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, पहली यूनिट में तो 10 यूटिल्स की ही होगी। सेकेंड यूनिट में कितनी होगी, 10 + 8 18 यूटिल्स की। थर्ड यूनिट में 18 + 5 23 यूटिल्स की। 23 और 0 23 यूटिल्स की, और 23 - 3 यानी कि कितनी, 20 यूटिल्स की। अब आप एक चीज देखोगे, आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले देखो TU कैसे आता है, टोटल यूटिलिटी कैसे आती है। टोटल यूटिलिटी आती है समेशन ऑफ द MU से, यानी कि इसको हम कह सकते हैं MU1 + MU2 + MU3, और इसको हम कह सकते हैं ये जाएगी MUN तक। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी कि समेशन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी, सब जब हम सारी मार्जिनल यूटिलिटी का सम करेंगे टोटल करेंगे तब आएगी हमारी टोटल यूटिलिटी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे MU कैसे आएगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी सपोज दैट अगर हम कहते हैं ये वाली चीजें प्रेजेंट नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, सपोज दैट हम निकालेंगे 18 - 10, तो यानी कि हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूनिट 1 इक्वल्स टू, अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूनिट 1 निकालें हम, तो TUN - TUN - 1, और इसको हम ले लें MUN, यानी किसी भी n टर्म्स सपोज दैट 1 है, तो इसको निकालने के लिए हमें n टर्म्स TUN - TUN - 1 है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात हमें निकालनी है मार्जिनल यूटिलिटी। एक सेकेंड, फर्स्ट वाली यूटिलिटी तो नहीं निकलेगी, यूटिलिटी निकलेगी, ये तो सही है इस वाली चीज को। ठीक है, अब देखो
हमें क्या करना है, TUn-1 करना है। तो अगर मुझे यूनिट नंबर 2 पे मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, फर्स्ट की तो नहीं निकल सकती, n-1 नहीं हो सकता ना। सेकेंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगी, 18 में से हम क्या माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे तो निकल आएगी हमारी 8। तो कैसे आएगी, TUn-1, या तो हम लिख सकते हैं इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है मार्जिनल, इसका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इक्वल्स टू, अगर हम कहें मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू डेल्टा TU डिवाइड बाय डेल्टा U मतलब यूनिट्स। यानी कि सपोज दैट मुझे किसी भी यूनिट की क्या निकालनी है, मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है। इसको निकालने के लिए मैं निकालूंगी डेल्टा TU का मतलब क्या होगा, जैसे मुझे यूनिट नंबर 2 पे यूटिलिटी निकालनी है मार्जिनल, तो इसके लिए क्या अगर होगा डेल्टा TU, यानी TU में चेंज कितना है 18 माइनस 10 का, डिवाइड बाय डेल्टा U, यूनिट्स में चेंज कितना है 2 माइनस 1 1, तो ये कितना आएगा 8 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 8। ठीक है, आ रही है बात समझ में, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक, पक्का। तो ये हो गया हमारा डेल्टा TU डिवाइड बाय डेल्टा U। अच्छा, इसमें ना एक दो चीज़ें और समझनी पड़ेंगी हमें। सपोज दैट इसमें थोड़ा सा एक साइड और ऐड करके समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। सपोज दैट ये जो आपको दिखाई दे रही है टेबल, इस टेबल की जगह हम थोड़ा सा टेबल को चेंज कर देते हैं। इस टेबल को चेंज करके हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम मैंगो, मैंगो के बाद यहाँ लिखते हैं हम यूनिट्स, यूनिट्स के बाद हम यहाँ लिखते हैं MU और यहाँ लिखते हैं हम TU। ऊपर वाली यूनिट में से, ऊपर वाले क्वेश्चन में से हम सब कुछ क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे 1 2 पर, थर्ड यूनिट की जगह हम डायरेक्ट लेंगे 4th यूनिट और यहाँ लेंगे हम 5th यूनिट, और सब चीज़ ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। 10 8 5 10 8 0 माइनस 3 10 8 0 माइनस 3। तो अगर हम कहें TU कैसे निकलेगा, यहाँ पे TU कितना आएगा 10 18। अच्छा, हमें क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी हटा देते हैं हम, एक सेकेंड, और अभी के लिए क्या करते हैं, टोटल यूटिलिटी लिखते हैं। 4th यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी दे रखी है, 4th यूनिट की है 23, तो 4th यूनिट की आ गई 23, और अगर हम कहें 5th यूनिट की कितनी है 20। आ रही बात समझ में। अच्छा, अब इस केस में देखो, अगर आपको निकालनी है यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 की, तो लिख दो 8th। अगर हमें निकालनी है यूनिट नंबर 4 की यूटिलिटी, तो अगर हमें क्या करेंगे इस केस में, डेल्टा TU डिवाइड, देखो अगर हम 23 माइनस 18 करेंगे तो 5 आएगी, पर क्या 5th यूनिट की 3 और 4 दोनों यूनिट की टोटल यूटिलिटी है 5 है, कुल मिला के हाँ 5 है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, या फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको, डेल्टा TU डिवाइड बाय डेल्टा U, और डेल्टा TU कैसे आएगा, सपोज दैट हम कह रहे हैं डेल्टा TU कैसे आएगा 23 माइनस 18, तो 23 माइनस 18 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5। और अगर हम कहेंगे डेल्टा U कितना है, इस केस में देखो डेल्टा U 1 से डिवाइड नहीं करना, 2 से डिवाइड करना है, बस इतना बताना था कि जब भी यूनिट्स कितनी दे रखी हो, ऐसे 1 2 4 ऐसे करके दे रखी हो, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी कि 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2.5। तो ये क्या होगा, ये 3 और 4 दोनों यूनिट का 2.5 की वजह से यहाँ पे 5 आएगा। आ रही बात समझ में, इतनी सी बात बस समझानी थी इस वाले केस में। ठीक है, कि जब भी क्या होगा यूनिट्स में डिफरेंस होगा ना, तो उस यूनिट के डिफरेंस को लेना 1 2 मत कर देना, इधर से मत देखना 1 2 3 4, यहाँ से देखना 1 से अगर डायरेक्टली 3 पे आ रहे हैं तो गैप कितने का, 2 का, तो डेल्टा TU कितना आएगा 2। बस इतनी सी बात हमें क्या करनी थी, इस वाले केस में समझनी थी। अब थोड़ा सा हम किस पर चलेंगे, एक सेकेंड, चलिए अब चलते हैं। अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है हमें, एक ग्राफ बनाना है, इतना तो समझ में आ गया हमें, MU TU, ठीक है, और साथ में अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ बनाने के लिए आप देखोगे सबसे पहले TU को, TU क्या हो रहा है, TU इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद TU एक लिमिट पे आके मैक्सिमम हो गया, फिर TU गिर रहा है। तो हम देखिए TU का ग्राफ कुछ ऐसा बनाएंगे, ये है हमारा ग्राफ। अच्छा, इस ग्राफ में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें पहले MU, तो MU देखो क्या हो रहा होगा, कंटिन्यूसली फॉल हो रहा होगा। MU क्या हो रहा है, देखो कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, और यहाँ पे 0 भी हो रहा है, फिर 0 के बाद नेगेटिव भी हो रहा है। यानी कि अगर मैं MU को बनाना चाहूँ तो MU तो डायरेक्टली बन जाएगा, आ रही बात समझ में, यहाँ MU हो गया 0,
यहाँ हो गया एम यू नेगेटिव और यहाँ एम यू है पॉजिटिव। ठीक है, अब एम यू से टी यू बनाते हैं। सबसे पहली बार समझने की कोशिश करना, टी यू क्या है। सबसे पहली बार टी यू है 10 से हो रहा है, तो देखो 10 से स्टार्टिंग है टी यू की, ये है 10 वाला पॉइंट जहाँ से एम यू गिरना स्टार्ट हुआ था। 10 है ये, 10 के बाद घटते घटते क्या हो रहा होगा, 8 हो रहा होगा। 8 के बाद क्या हुआ होगा, 8 के बाद 5 हुआ कहीं ना कहीं। 5 के बाद यहाँ पे क्या हो गया 0, और 0 के बाद क्या हो गया नेगेटिव का 3। आ रही बात समझ में। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से टी यू, अब टी यू क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था 10, तो टी यू क्या होगा, बढ़ रहा होगा। बढ़ने के साथ साथ जब एम यू 0 है तो टी यू क्या होगा, मैक्सिमम। अब इसके बाद टी यू क्या होगा, फॉल। तो इतनी ये रिलेशन आपको याद रखना है। एक सेकेंड, इसको ढंग से बना लेते हैं थोड़ा सा, अगर आपको दिख रहा हो ये। ठीक है, कि जब हम क्या कह रहे हैं, हमारा तो और कैसे बना लेते हैं इसको है ना, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर टी यू क्या हो गया, मैक्सिमम। इसके बाद टी यू क्या हो रहा है, देखो फॉल हो रहा है। ठीक है, तो आपको एम यू टी यू के बीच का रिलेशन थोड़ा अच्छा सा आना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो टी यू इंक्रीज हो रहा है। टी यू इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे हो गया टी यू मैक्सिमम, और टी यू मैक्सिमम होने के बाद यहाँ पर टी यू क्या हो रहा है, फॉल। ये है टी यू टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब है, जब मार्जिनल यूटिलिटी कैसी है, 0। ठीक है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी, टोटल यूटिलिटी फॉल करेगी। ये है मार्जिनल यूटिलिटी। आपको इसमें 3 रिलेशन समझ में आएंगे। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज। When marginal utility is 0, total utility is maximum. When marginal utility is negative, total utility, जब marginal utility क्या है, नेगेटिव है, तो total utility क्या होगी, डिक्रीज। आ रही बात समझ में। ये रिलेशन आपको किसका याद रखना है, एम यू और टी यू का ही रिलेशन आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ द डी एम यू। ठीक है, तो बच्चों अभी हम क्या बात कर रहे हैं, एम यू और टी यू के रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए आप समझते हैं थोड़ा सा एम यू और टी यू का रिलेशन थोड़ा सा और अच्छे तरीके से। अभी हमने क्या बात की थी, अभी तक हमने बात की है, इसके पहले वाली स्लाइड में हमने बात की थी कि एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, एक होता है टोटल यूटिलिटी। हम क्या करते हैं, जब भी किसी प्रोडक्ट का कंटिन्यूअस कंजम्पशन करते हैं तो दूसरे यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी हमेशा पहले यूनिट के मुकाबले क्या होती है, कम। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर, या फिर हम कह सकते हैं सादा भाषा में सेटिस्फेक्शन। तो हम कहते हैं कि अगर आप पहला मैंगो खाओगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमेशा सेकंड मैंगो या सब्सिक्वेंट मैंगो से क्या होगी, ज्यादा। अब एक लिमिट तक तो यूटिलिटी रहेगी पॉजिटिव। कौन सी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहती है, एक लिमिट तक तो रहती है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों रहती है एक लिमिट तक, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन हमें चलो से मैंगो को कंज्यूम करने से मिल रहा है। पहला मैंगो कंज्यूम करा, 10 यूटिल्स मिले हमें, यानी कि 10 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला। दूसरा यूनिट कंज्यूम करा तो 8 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला। थर्ड यूनिट कंज्यूम की, 5 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला। फोर्थ यूनिट कंज्यूम की, अब फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं लगा, क्योंकि पेट ऊपर तक भर चुका था बिल्कुल। तो वहीं अगर हमने 5th यूनिट कंज्यूम की तो कहीं ना कहीं जो सेटिस्फेक्शन है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब आपको क्या लगेगी, मेरी तबियत खराब होगी, आपको ऐसी फीलिंग होगी। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब सेकंड या सब्सिक्वेंट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन वो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट यूनिट के मुकाबले कम होगा। दूसरी बात हम करते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज द समेशन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जो भी मार्जिनल यूटिलिटी है उसका जब हम टोटल करते हुए चलते हैं तो कौन सी यूटिलिटी आ जाती है, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। क्यों, क्योंकि टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, कब तक बढ़ती है, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जब पॉजिटिव होगी उसका समेशन हमेशा क्या आएगा, इंक्रीजिंग होगा। पर मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 हो जाएगी उसका समेशन फर्स्ट वाली यूनिट के बराबर ही होगा, यानी टोटल यूटिलिटी पहले वाली यूनिट के बराबर होगी ना। देखो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 4th यूनिट पे आप देखोगे तो टोटल यूटिलिटी कितनी है, 23। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि टोटल यूटिलिटी कितनी है, 23। टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1 प्लस अगर हम बात करें 0,
23, और अगर हम क्या इसके ऊपर वाले टर्म पे तो 18 + 5 = 23। आ रही है बात समझ में? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये फॉर्मुलेज आपको समझ में आ गए होंगे जो कि किसके बारे में बात करते हैं, MUN और MU के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें MU के दो फॉर्मुले हैं, एक है फॉर्मुला नंबर 1, एक है फॉर्मुला नंबर 2। फॉर्मुला नंबर 1 क्या कह रहा है, TUN - TUN - 1, यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ n टर्म्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n - 1 टर्म। अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें डेल्टा TU, यानी TU में कितना चेंज आया, और ये TU में जो चेंज आया है वो किस MU की वजह से आया, कितनी MU की वजह से आया, तो डेल्टा U यानी कि कितनी यूनिट्स की वजह से चेंज आया। उसके बाद हमने बात की थी ग्राफ की। तो देखो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि हर यूनिट से मिलने वाली जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी है वो पर यूनिट क्या होती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी। जब ये मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है तो एक समय ऐसा आएगा जब ये मार्जिनल यूटिलिटी होगी 0। जब ये मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो आप देख सकते हो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो कैसी है, मैक्सिमम। और जब मार्जिनल यूटिलिटी डाउन जा रही है, नेगेटिव जा रही है, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम। आ रही बात समझ में? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब है ना एक दो क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, और वहां से कहीं ना कहीं यूटिलिटी को क्या करनी पड़ेगी, कोशिश करने की, मतलब कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, या तो मार्जिनल यूटिलिटी या तो टोटल यूटिलिटी। सबसे पहले देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 अगर हम लें, सबसे पहली बात क्या बनानी है, आपको एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है आप लोगों को, एक टेबल बनानी है। देखिए टेबल बनाइए जल्दी जल्दी। हम लिखेंगे यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे, यूनिट्स, MU, TU। ठीक है, जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, बनाते हैं इस टेबल को। अब इस टेबल को हमें फिल करना है 1 2 3 4 5 हमने यूनिट्स ली। अब लेंगे MU और लेंगे TU। पहले MU लेंगे, केवल और केवल TU कैलकुलेट करेंगे। तो 8 13 16 16 15 ये हो गई हमारी MU। ये हमारी MU है। अब हमें TU निकालनी है। TU कैसे निकालते हैं, TU निकालते हैं समेशन ऑफ द MU, यानी कि MUN + MUN - 1, अगर हमें TUN निकालना है। यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे TU क्या होगी, MU कितना है 8, TU भी 8 होती है पहले यूनिट पे। दूसरे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितनी आएगी, 8 + 13 यहाँ तक की, तो 8 + 13 कितनी आएगी, 21। उसके बाद मैं बात करूं 8 और 13 के साथ अगर मैं जोड़ दूं किसको, 16 को भी, तो यूटिलिटी कितनी आएगी, 37। फिर उस 37 के साथ अगर मैं जोड़ दूं 16 को तो यूटिलिटी कितनी आएगी, 53। और 53 के साथ अगर मैं जोड़ दूं 15 को तो यूटिलिटी कितनी आएगी, 68। आ रही बात समझ में? ये आ गई मेरी टोटल यूटिलिटी। इसमें किसी को कोई परेशानी, पक्का? टोटल यूटिलिटी में किसी को कोई परेशानी? ये तो हमने क्या कैलकुलेट कर ली, टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन करते हैं दूसरा। उसमें हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं TU से MU कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये है हमारी यूनिट्स, ये है MU और ये है TU। ठीक है, यूनिट्स वही लेंगे, 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। अब लिखेंगे केवल और केवल TU। सपोज है TU इधर से कॉपी कर लेते हैं, जो MU था यहाँ पे आप TU बना लेते हैं। 8 13 16 16 15 और एक और एक्स्ट्रा लेना है हमें, 15 के बाद अगर हम लें 12। MU कैसे निकलेगा, TUN - TUN - 1। पहली अगर हम यूनिट पे बात करें तो TU MU बराबर होते हैं, तो पहली यूनिट पे तो MU भी कितना होगा, 8। अब दूसरे यूनिट पे हमने कहा, दूसरे यूनिट पे अगर हमें कैलकुलेट करना है MU 2 यूनिट, सेकंड यूनिट पे, तो हम करेंगे TU सेकंड यूनिट पे माइनस TU 2 - 1 यानी कि फर्स्ट यूनिट पे। अब ये कितना है हमारा 13 TU 2 माइनस, अगर हम बात करें पहली यूनिट पे कितना है TU 8, तो MU 2 कितना आएगा, 13 - 8 तो 5 13 5। ऐसे ही अगर हम माइनस करते चले, 16 - 13 3, अगर हम माइनस 16 - 16 0। फिर उसके बाद 15 - 16 -1 एंड 12 - 15 -3। ये आ जाता है हमारा MU। आ रही बात समझ में? ये हो गए हमारे दो इलस्ट्रेशन।
अब उसके बाद हम चलते हैं थर्ड इलस्ट्रेशन पे। थर्ड इलस्ट्रेशन पे देखिए, फिर आगे लेंगे हम यूनिट्स, MU TU। ठीक है, यूनिट्स लिख देते हैं कितनी, एक यूनिट लिखी हमने 1, एक यूनिट लिखी हमने 4। आ रही है बात समझ में। अब लिखेंगे हम TU। सपोज दैट हमने TU लिखा है 10 और 40। देखो पहली यूनिट पे तो TU MU बराबर होते हैं, तो TU अगर 10 है तो MU भी कितना होगा 10। दूसरी यूनिट पे हमने बात की थी कि जब भी यूनिट्स में जो गैप है वो सेम नंबर का नहीं होता, यानी कि 1 का गैप अगर नहीं होगा तो हमेशा हम MU के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, डेल्टा TU डिवाइड बाय डेल्टा U, यानी U मतलब यूनिट्स, ये होगा हमारा MU। डेल्टा TU कितना है, डेल्टा TU है ये 40 है, सॉरी, ठीक है, डेल्टा TU कितना है 40 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 30। और अगर हम बात करें डेल्टा यूनिट्स, यूनिट्स में चेंज कितना है 4 माइनस 1, तो ये आएगा 30 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 10, तो ये आ गया 10। आ रही बात समझ में। आपको मैंने MU के दोनों भी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। एक MU का ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराया है जिसमें हमने फॉर्मूला नंबर 1 लगाया है, MU इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। और अगर हमने दूसरा फॉर्मूला कौन सा लगाया है, MU इक्वल्स टू डेल्टा TU डिवाइड बाय डेल्टा U। तीन हमने क्या करे हैं, इससे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अगर अब हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब उसके बाद मतलब 3 क्वेश्चन सॉल्व करें, फोर्थ पे चलते हैं। फिर एक टेबल हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ये टेबल हम बना रहे हैं फिर दोबारा से, यूनिट्स MU TU। ठीक है, अभी जो यूनिट्स हम कितनी लेंगे, सपोज दैट हमने ये यूनिट्स ली, उसके बाद दे रखी है आपको MU 5 4 3 2 1। अब TU निकालना है। TU कैसे निकालोगे, पहले तो समेशन करके 5 और 4, पहले तो 5 पहली यूनिट पे TU बराबर होगा, उसके बाद 9, 9 के बाद 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 14 और 1 अगर हम बात करें। अच्छा, अगर आप करोगे ऐसे तो ये आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल रॉन्ग। आ रही ना बात समझ में। अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल रॉन्ग। क्योंकि यहाँ यूनिट्स में जो डिफरेंस है वो सिंगल का डिफरेंस नहीं है, इसी वजह से आपको एक क्वेश्चन कराया जा रहा है कि अगर आप भी गलती करोगे तो आंसर हो जाएगा रॉन्ग। इस केस में आपको TU कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो आप इस केस में TU कैसे कैलकुलेट करोगे, ये जो क्वेश्चन है ना, ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम समझने की कोशिश करो। हमें जो कैलकुलेट करना है TU वो कौन सा, 5th यूनिट पे कैलकुलेट करना है। पहले हम क्या करते हैं, MU का फॉर्मूला लगाते हैं। MU 5th यूनिट पे कितना है 4, ये जो 4 है इज इक्वल टू डेल्टा TU डिवाइड बाय डेल्टा U। ठीक है, हमें क्या पता है, यूनिट्स पता है हमें कि कितनी यूनिट्स हैं, तो हम करेंगे डेल्टा यूनिट्स कितनी है हमारी 4 इक्वल्स टू डेल्टा TU डिवाइड बाय, अगर हम बात करें इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5 माइनस 1 4, इसको कर देंगे ऊपर 4 4 से 16, 16 इज इक्वल टू डेल्टा TU। ये तो अब डेल्टा TU निकला है, अगर हमें निकालना है TU तो इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, इस 16 को प्लस करना पड़ेगा किसमें, इस 5 में। समझने की कोशिश करो, इसको ना बीच में से हम हटा देते हैं क्योंकि वरना ये क्या करेगा, फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट होगी इससे, इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, सबसे पहली बात अगर हम बात करें पहली यूनिट का TU तो MU के बराबर होगा। दूसरी यूनिट के लिए हम निकाला डेल्टा TU, तो डेल्टा TU कैसे आता है, डेल्टा TU निकालने के लिए अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं तो TU इक्वल्स टू समेशन ऑफ द MU। MU का क्या होता है, समेशन ऑफ MU। अब MU का समेशन कैसे, एक तो डेल्टा TU दे रखा है हमें, और क्या दे रखा है 5 दे रखा है, तो डेल्टा TU ये जो निकल के आया है यही क्या है हमारा एक्स्ट्रा जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी अभी तक की, तो इसको हम कर सकते हैं 16 प्लस 5 इक्वल्स टू 21, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 21। अगर हम नीचे अब दोबारा कैलकुलेट करते हैं इसका यूनिट का, तो अगर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लिखेंगे 3
इक्वल्स टू ये डेल्टा टी यू को हम मान सकते हैं x डिवाइड बाय जो यूनिट्स में डिफरेंस है वो कितना है 3 यूनिट्स का, 3 3 9, 9 इक्वल्स टू x और x में हम क्या करेंगे 9 प्लस 21 इक्वल्स टू कितना होगा 30। फिर अगली वाली चांस, अगली वाली में क्या करेंगे हम 15 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है 7 का, तो हम क्या करेंगे फिर दोबारा अगेन क्या लेंगे हम 2 इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 7, 7 2 जा 14 और 14 और 30 को प्लस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे 14 प्लस 30 इक्वल्स टू 44। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10, तो 10 का डिफरेंस है 10 तो ले लिया डिवाइड में इक्वल्स टू यहाँ ले लिया x और इक्वल्स टू कितना लेंगे 1, तो अगर हम कहें कितना आएगा आंसर ये 10, तो हम क्या करेंगे इसको 10 प्लस 44 इक्वल्स टू 54। आगे आपके सारे के सारे आंसर्स 5, 21, 30, 44, 54। ये क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से क्या करेंगे देख लेंगे। आ रही बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर अगर हम बात करते हैं तो ये इलस्ट्रेशन बैठता है हमारा 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में फिर दोबारा हमें क्या दे रखी है कुछ यूनिट्स दे रखी हैं, फिर दे रखा है हमें MU और एक दे रखा है हमें TU। यूनिट्स कितनी दे रखी हैं 2 यूनिट्स दे रखी हैं केवल और केवल 3 और 7, एक दे रखा है MU 10 और ये 22। अब कैसे निकालोगे थर्ड यूनिट पे भी, क्या आप इसे डायरेक्टली TU को कितना लिख दोगे 10 लिख दोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स कितनी है 3। अब इसके लिए क्या करोगे कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करने की आप क्या करोगे कोशिश करोगे, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो अभी जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन में एक डिटेल और दे रखी है आपको जो कि है TU इक्वल्स टू 43। अदरवाइज ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हैं ना, तो देखो समझने की कोशिश करो। आप कैसे करेंगे, जैसे हम इस क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे कि अगर हम बात करें डेल्टा TU डिवाइड बाय डेल्टा यूनिट्स यानी कि U इक्वल्स टू MU। अब देखो MU कितना दे रखा है, MU दे रखा है 22, तो MU दे लेंगे 22 इक्वल्स टू डेल्टा TU को मान लो x डिवाइड बाय डेल्टा यूनिट्स कितने में अंतर कितना है 4, तो x कितना आया, x आया हमारा 88, तो x तो आ गया 88, पर क्या TU 88 होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि तो डेल्टा TU निकला है, डेल्टा TU में हमें क्या करना होगा 88 प्लस 43 हमें करना होगा, तब जाके आएगा 131। आ रही है बात समझ में? इसी के साथ लगभग सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो कि क्या लग रहे थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे थे, वो एग्जाम्पल्स आप लोगों को करा दिए गए हैं। आ रही है बात समझ में? अब चलते हैं आगे। अब देखिए थोड़ा सा और क्या करेंगे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, ह्यूमन वांट्स वगैरह से पहले ऐसा करते हैं, हम पहले ना थोड़ी सी रीडिंग करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए हमें ना इसकी रीडिंग करते हैं थोड़ी सी। देखिए रीडिंग में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यूनिट का नाम थ्योरी ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे जो कि किसके बारे में बात करता है, नेचर ऑफ द ह्यूमन वांट्स के बारे में बात करता है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि इन इकोनॉमिक्स द टर्म वांट रेफर्स टू अ विश, डिजायर और मोटिव टू ओन और एंड यूज गुड्स एंड सर्विसेज दैट गिव सेटिस्फेक्शन। Human wants may arise due to physical, psychological or social factors. Since the resources are limited, we need to make a choice between the urgent want and not so urgent wants. All wants of human being exhibit some characteristic feature. Wants are unlimited in number. All wants cannot be satisfied. Wants differ in intensity. Some are urgent, others are less intensely felt. Utility depends on intensity of the wants. In general, utility is satisfaction, but in economic sense, utility is a want satisfying power of a commodity. यही वाली बात हमने की थी कि utility का मतलब क्या होता है, want satisfying power, कि कोई भी चीज किसी भी कंज्यूमर की want को किस हद तक सेटिस्फाई कर पा रही है, यही तो utility है, जिसको हम इन जनरल वर्ड में कह देते हैं सेटिस्फेक्शन। Each want is satiable. Satiable का मतलब होता है कि पर्सन की हर want सेटिस्फाई करने लायक होती है। Each want is satiable. Wants are competitive,
दे compete each other for satisfaction because resources are scarce in relation to the wants. जैसे कि हमने इसी लेक्चर में बात की थी, सपोज यू हैव अ लिमिटेड पॉकेट मनी, इस लिमिटेड पॉकेट मनी से आपको बहुत सारे काम करने हैं, तो क्या आप अपने सारे के सारे वांट को सेटिस्फाई कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि वांट्स कैसी होती है? कॉम्पिटिटिव, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, some wants can be satisfied only by using more than one good or group of good. कुछ wants केवल और केवल तभी satisfy हो सकती हैं जब आप किन्हीं दो गुड्स का कंजम्पशन एक साथ करो। ऐसी wants कैसी होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की। आगे कहता है पर्टिकुलर वांट मे बी सेटिस्फाइड इन अल्टरनेटिव वेज। हो सकता है कुछ वांट्स ऐसी हैं जिनको आप अल्टरनेटिव यानी कि अलग अलग तरीकों से सेटिस्फाई कर सकते हो। वांट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। ये जो वांट्स है वो कैसी होती है? सब्जेक्टिव होती हैं और रिलेटिव, आपस में एक जैसी होती हैं। And hence utility is also subjective or relative concept. Wants vary with time, place and person and hence utility. Some wants recur again whereas others do not occur again and again. कुछ wants ऐसी होती हैं जो कि बार बार अकर होती हैं, कुछ wants ऐसी होती हैं जो बार बार अकर नहीं होती। Wants may become habits and customs. कभी कभार कुछ wants ऐसी होती हैं जो हमारी आदत, जरूरत बन जाती हैं और कस्टम बन जाती हैं। Wants are affected by income, taste, fashion, advertisement, social norms and customs. Wants arise from multiple causes such as physical and psychological instinct, social obligation and individual's economic and social status. Utility is a psychological concept. It is different from usefulness and hence has no concern with moral or ethical values. Utility का मतलब होता है satisfaction. किसी भी moral value से, किसी भी ethical value से जो utility है वो कहीं ना कहीं क्या नहीं होती? concern नहीं करती। The two important concepts of utility are total utility and marginal utility, which are useful in theories of consumer behavior. TU refers to the sum total of total utilities derived from the consumption of all units of a commodity consumed by a customer at a given time. In other words, it is a sum of marginal utilities up to the units consumed by a total consumer. तो हमने बात की थी ना, TU का जो फॉर्मूला था वो क्या था? summation of the MU. MU is the additional utility derived from the consumption of an additional unit. अब MU क्या होता है? एक additional utility. कभी भी हम किसी additional unit को purchase करते हैं उससे derive होने वाली utility होती है MU. MU निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, हमने बात की थी। एक तो होता है हमारा TUN minus TUN minus 1 और एक होता है हमारा MU equals to delta TU divided by delta N. N का मतलब delta units। आगे आता है classification of the wants. In economics, wants are classified into three categories. Example, necessaries, comfort, luxury. Necessary यानी कि ऐसी कुछ चीजें जो हमें क्या चाहिए ही चाहिए आज, वो होती है necessaries. एक होता है हमारा एक होता है हमारा necessary, एक होता है हमारा comfort और एक होता है हमारा luxury. आ रही बात समझ में? तो हमने बात की थी नेसेसरी वॉन्ट्स ऐसी वॉन्ट्स होती हैं जो कंपलसरी हैं बाय द नेचर, जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। एक होता है हमारा लग्जरीज ऐसी होती है जिनके बिना हम इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, केवल और केवल प्रेस्टीज के लिए हम क्या कर रहे हैं? इन वॉन्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। और एक होता है हमारा नेसेसरी लग्जरी कंफर्ट कहीं ना कहीं लग्जरी और नेसेसिटीज के बीच में लाई करता है। ठीक है, चलिए अब है ना रीडिंग करते हैं। नेसेसरीज आर दोज विच आर असेंशियल फॉर लिविंग। Necessaries are further subdivided into necessaries for life or existence, necessaries for efficiency and conventional necessaries. Necessaries for life are the things necessary to meet the minimum psychological needs for the maintenance of the life, such as minimum amount of food, clothing, shelter. ये तो कैसी है? necessaries for life. Man requires something more than the necessaries of the life to maintain the longevity, energy and efficiency of the work, such as nourishing food. एक होता है केवल खाना खाना और एक होता है nourishing food को कंज्यूम करना। Adequate clothing, clean water, comfortable dwelling, education, recreations, etc. These are necessities for efficiency. ये सारी necessities कहीं ना कहीं efficiency को increase करती है। आप normal food खाओगे उससे कहीं ना कहीं आप केवल और केवल जिंदा रह पाओगे, और जब आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं nutritious food खाओगे, ड्राई फ्रूट्स को कंज्यूम करोगे, फ्रूट्स को कंज्यूम करोगे, अच्छी वेजिटेबल्स को कंज्यूम करोगे, तो उससे कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। Conventional necessities arise either due to pressure of habit or due to compelling social customs and conventions. These are not necessary either for existence or for efficiency. कन्वेंशनल नेसेसरीज ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारी हैबिट से क्या होती है? रिलेट होती हैं, या कहीं ना कहीं सोशल कस्टम्स और कन्वेंशन से क्या होती हैं? कहीं ना कहीं रिलेट होती हैं। इनका कहीं ना कोई भी रिलेशन ना तो एग्जिस्टेंस से होता है ना तो एफिशिएंसी से होता है।
अब आता है कस्टम कंफर्ट। कंफर्ट क्या होता है, कहीं ना कहीं नेसेसरी और लग्जरी के बीच में जो लाई करता है वो कंफर्ट है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर आज के हिसाब से तो अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं नेसेसिटी है, पर क्या सबके लिए नेसेसरी है? एयर कंडीशनर होना ही चाहिए घर में? अगर एसी नहीं है तो क्या आप सर्वाइव नहीं कर सकते? आंसर इज नो। तो जो एसी है वो कहीं ना कहीं नेसेसरी नहीं है, पर क्या एसी इज अ लग्जरी? तो आंसर इज नो, एसी आज के टाइम पे लग्जरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं नेसेसरी और लग्जरी के बीच में जो चीजें फॉल करती हैं वो होती है हमारे क्या, कंफर्ट्स। आ रही बात समझ में? वाइल नेसेसरी मेक लाइफ पॉसिबल, कंफर्ट्स मेक लाइफ कंफर्टेबल एंड satisfying comforts are less urgent than necessaries. Tasty and wholesome food, good home, good house, clothes that suit different occasions, audio, visual and labor saving equipment etc. make life more comfortable. आगे आता है luxuries. Luxuries are those wants which are superficial and expensive. These are not essential for living. Items such as expensive clothing, exclusive vintage cars, classy furniture, good use for vanity etc. falls under this category. The above categorization is not rigid, as a thing which is a comfort or luxury for one person at a point of time may become a necessity for another person at a point of time. As we are aware, the things which are considered luxuries in the past have become comfort and necessities today. यही वाली बात हमने अपने एसी के बारे में की थी कि जो एयर कंडीशनर है वो कहीं ना कहीं, अगर आप पास्ट में देखो तो पास्ट में कहीं ना कहीं एयर कंडीशनर इज अ लग्जरी था, कहीं ना कहीं लग्जरी था, और आज के टाइम पे आप देखोगे तो एयर कंडीशनर इज अ कंफर्ट और अ नेसेसरी। तो कंफर्ट, लग्जरी, नेसेसिटी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए कोई चीजें लग्जरी होती है तो दूसरे के लिए वही चीजें नेसेसरी या कंफर्ट होती है। उसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में बिटवीन द TU एंड MU. There is a unique relationship between TU and MU which can be explained with the help of below schedule and diagram. टोटल यूटिलिटी दे रखी है, मार्जिनल यूटिलिटी, यूनिट्स दे रखी है 0 1 2 3 4 5 6, टोटल यूटिलिटी दे रखी है 0 10 18 23 25 25 23, और वही मार्जिनल यूटिलिटी आपको दे रखी है। बोथ TU एंड MU आर इंटररिलेटेड। TU और MU कैसे होता है, इंटररिलेटेड। अगर आप देखोगे यहाँ पे है 10, MU कैसे आएगा, TUN माइनस 1 यानी कि 18 माइनस 10 8, 23 माइनस 18 5, 25 माइनस 3 2, 25 माइनस 25 0 और 23 माइनस 25 माइनस 2। वहीं अगर हम क्या करते हैं MU को टोटल करते हुए चलते तो क्या क्या आता हमें मिलता TU। जैसे 10 और 8 18, 18 प्लस 5 23, और 23 प्लस 2 25, 25 और 0 25, 25 माइनस 2 23। एट फर्स्ट यूनिट TU और MU हमेशा बराबर होते हैं, जो बात हमने की थी कि पहली यूनिट में हमेशा TU MU बराबर होंगे। इनिशियली व्हेन TU इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, MU इज डिक्रीजिंग। हम कहते हैं सबसे पहली बात तो देखो भैया क्या हो रहा है, TU बढ़ रहा है। हमने बात की थी अपने ग्राफ की, देखो अगर आप समझना चाहो तो सबसे पहले हम आपको क्या दिखाते हैं, अपना ग्राफ दिखाते हैं जिसमें हमने बात की थी TU MU की। देखो सबसे पहले देखने की कोशिश कीजिए, ग्राफ ढूंढते हैं हम अपना, कहाँ गया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले MU डिक्रीज हो रहा है, MU डिक्रीज हो रहा है। जब MU डिक्रीज हो रहा है TU बढ़ तो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। डिक्रीजिंग यानी कि पहले बढ़ रहा था, जैसे आपने ऊपर ये टेबल देखी थी, पहले बढ़ रहा था कितने से, 8 से, पहले 10 से, फिर 8 से, फिर 5 से। तो ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी से गिर रही है, टोटल यूटिलिटी इतनी सी तो बढ़ रही है। पहले 10 से बढ़ी, पहली यूनिट पे 10, दूसरी यूनिट पे 18 हुई, यानी कि बढ़ी कितने से, 8 से। पहले 10 से बढ़ रही थी, अब 8 से बढ़ रही है। उसके बाद तीसरी यूनिट पे कितनी हुई, 23, यानी कि बढ़ी कितने से, केवल 5 से। तो कहीं ना कहीं हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा TU है वो बढ़ता तो है, पर वो कैसे बढ़ता है, एट अ डिक्रीजिंग रेट से। जब हमारा MU क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब हमारा MU इक्वल्स टू 0 तो TU क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जब हमारा MU नेगेटिव होता है, TU क्या होता है, डिक्रीज होता है। आ रही बात समझ में? आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब वापस से चलते हैं कहाँ पे, रीडिंग पे। देखो क्या कह रहा है ये कि इनिशियली, ये तो बात को समझ में आ गई। Initially, when TU is increasing at decreasing rate, MU is decreasing but remain positive. When TU is maximum constant, MU equals to 0. और when TU starts decreasing, MU become negative. अब आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ DMU की हमने बात की थी। DMU क्या कहता है कि कहीं भी अब जब हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस यूनिट को कंज्यूम करते हैं, दूसरी यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन पहली यूनिट से कम होगा।
The law of diminishing marginal utility is based on an important fact that while total wants of a person are virtually unlimited, जो total wants होते हैं ना किसी भी person की, वो कैसी होती है? Unlimited. Each single want is satiable, that is each want is capable of being satisfied. हर want कहीं ना कहीं satisfy हो सकती है. Since each want is satiable, as a consumer consumes more and more unit of a good, the intensity of his wants for the goods goes on decreasing. यानी जैसे भी कोई भी पर्सन किसी गुड्स की जो यूनिट है उनका कंजम्पशन इंक्रीज करता है, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन पर यूनिट इंक्रीज के साथ डिक्रीज होता जाता है. जैसे जैसे आप यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाओगे वैसे ही मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा? कम. और अब आप उस चीज का कंज्यूम करने के लिए कहीं ना कहीं क्या हो, लेस, कहीं ना कहीं आप क्या करते हो? कम चाह रहे हो उस यूनिट को कंज्यूम करना. आ रही बात समझ में? लेस वांटेड हो उस यूनिट को कंज्यूम करने के लिए. आगे क्या रहा है देखो, इन सिंपल वर्ड्स इट से दैट अ कंज्यूमर टेक्स मोर यूनिट ऑफ अ गुड, द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन दैट ही डिराइव्स फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ गुड गोज ऑन फॉलिंग. It is to be noted that it is the marginal utility and not the total utility which declines. अब ये क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी है जो कि डिक्लाइन हो रही है, ना कि टोटल यूटिलिटी. क्योंकि जब मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज ही होगी. टोटल यूटिलिटी जीरो या गिरेगी कब? जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? टोटल यूटिलिटी मतलब कांस्टेंट कब होगी, मैक्सिमम कब पहुंचेगी और गिरेगी कब? जब MU क्या होगा? जीरो या नेगेटिव. देखो यहाँ पे क्या दे रखी है, आपको एक टेबल दे रखी है. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपको कप्स दे रखे हैं पर डे ऑफ द टी कंज्यूम. चाय जो आप पी रहे हो, पहली चाय से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन देखो हमेशा क्या होगा? हाईएस्ट. आप TU मत देखो, MU देखो. पहली चाय से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो हमेशा क्या होगा? हाईएस्ट. अगला कह रहा है दूसरी चाय से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम, तीसरी से और कम, ऐसे गिरता जाएगा और लास्ट में जाके आपका जो मिलने वाली यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव. वहीं अगर हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? समेशन ऑफ द MU होती है, ये आप कैलकुलेट करके देख लोगे. इसमें आप क्या करोगे? इस वाली टेबल को आप ड्रॉ करोगे. टेबल को ड्रॉ करने के बाद आप केवल यूनिट्स लिखोगे और मार्जिनल यूटिलिटी लिखोगे. टोटल यूटिलिटी खुद से कैलकुलेट करोगे. आगे आता है लेट अस इलस्ट्रेट द लॉ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. कंसीडर टेबल इन विच वी हैव presented the total utility and marginal utility derived by a person from cup of tea consumed per day. When 1 cup of tea is taken per day, the total utility derived by the person is 30 utils and marginal utility derived is also 30 utils. With the consumption of the second cup per day, the total utility rises to 50 but marginal utility falls to 20. However, when the cups of tea consumed per day increases to 11, then instead of giving positive marginal utility, the 11th cup gives the negative marginal utility because it cause him sickness. यानी कि इससे क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन बीमार हो जाएगा. The law of diminishing marginal utility is applicable only under certain assumptions. law of DMU की कहीं ना कहीं कुछ assumptions होती हैं, उसी के बाद ये DMU काम का होता है. पहला क्या कह रहा है? The different unit consumed should be identical. ये जो आप चाय की कप कंज्यूम कर रहे हो ना, सारे आइडेंटिकल होनी चाहिए, एक जैसी चाय होनी चाहिए. ऐसा नहीं सुबह आप पी रहे हो कैसी ग्रीन टी फिर ब्लैक टी, ऐसे नहीं होनी चाहिए. कहीं ना कहीं यूनिट्स कैसी होनी चाहिए? आइडेंटिकल. इन ऑल रेस्पेक्ट द हैबिट, साथ साथ में हम क्या कह रहे हैं? इन ऑल रेस्पेक्ट हैबिट, टेस्ट एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो रिमेन अनचेंज्ड. यानी साथ साथ में लोग पर्सन की हैबिट्स, टेस्ट और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं इनकम, वो भी क्या नहीं होनी चाहिए? चेंज नहीं होनी चाहिए. The different unit consumed should consist of standard units. If a thirsty man is giving water, जैसे हम कह रहे हैं कि जो भी आप क्या कर रहे हो एक्स्ट्रा यूनिट दे रहे हो ना, कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए. स्टैंडर्ड का मतलब कुछ तो सामने वाले को आप दे रहे हो. जैसे हम सपोज दैट हम कह रहे हैं किसी इंसान को प्यास लग रही है बहुत ज्यादा, तो हम उसे क्या कर रहे हैं? चम्मच से पानी दे रहे हैं. जब किसी प्यासे इंसान को चम्मच से पानी दोगे तो क्या हर चम्मच से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन रिड्यूस होगा? आंसर इज नो, क्योंकि चम्मच इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट. कहीं ना कहीं अगर कोई प्यासा इंसान है तो आपको उसको पानी देना चाहिए. कैसे? ग्लास से पानी देना चाहिए, आपको उसे कप से पानी देनी चाहिए. आ रही बात समझ में? तो कहीं ना कहीं हम क्या कह रहे हैं? या तो जग से पानी पिएगा या तो बोतल से पानी पिएगा. तो स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम होनी चाहिए, तभी जाके दूसरी यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन पहली यूनिट के मुकाबले क्या होगा? कम. पर अगर आप क्या कर रहे हो? किसी प्यासे इंसान को चम्मच से पानी पिला रहे हो तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा. डिमिनिशिंग मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश नहीं होगी. आगे क्या कह रहा है देखो, वाटर बाय सक्सेसिव स्पूनफुल, the utility of the second spoonful may conceivably be greater than the utility of the first. There should be no time gap or intervals between the consumption of one unit and the another unit. साथ साथ में जो दो यूनिट है उनके बीच के कंजम्पशन में कोई टाइम गैप भी नहीं होना चाहिए. There should be continuous consumption.
द लॉ मे नॉट अप्लाई टू आर्टिकल्स लाइक गोल्ड। अब ये देखो, समझने की कोशिश करो, किसी पर्सन के पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा, उसकी जो गोल्ड से अगर हम कहेंगे अटैचमेंट होगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। उस पर्सन को गोल्ड खरीदने की उतनी ज्यादा और इच्छा होगी। जो प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं उसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करो, जैसे हम बढ़ते हैं अच्छे अच्छे क्लॉथ्स, तो आप जितने ज्यादा क्लॉथ्स लेके आओगे उतना ही ज्यादा और क्लॉथ्स खरीदने की आपको इच्छा रहेगी। जितने ज्यादा आप क्या करोगे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करोगे, उतनी ज्यादा उन प्रोडक्ट्स को यूज करने की आपकी इच्छा और ज्यादा बढ़ेगी, डिक्रीज नहीं होगी। यही क्या है, आपका एक एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। The law may not apply to the articles like gold, cash, where a greater quantity may increase the lust of it. The shape of the utility curve may be affected by the presence or absence of articles which are substitutes or complementary. कंज्यूमर सरप्लस द कंसेप्ट। अच्छा, आप कंज्यूमर सरप्लस तो अभी हमें समझना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कंज्यूमर सरप्लस की रीडिंग करेंगे। चलिए अब है ना थोड़ा सा समझने वाले पार्ट पे चलते हैं, एक्स्ट्रा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कुछ चीजों को। हम अब बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, कंज्यूमर सरप्लस के बारे में, कंज्यूमर के लॉस के बारे में। इन सब चीजों के बारे में अब हम क्या करेंगे, थोड़ी बहुत बातें करेंगे। देखो समझने की कोशिश करो, सबसे पहले हमें बात करनी है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा। किसके बारे में बात करनी है हमें, कंज्यूमर सरप्लस पढ़ना है ना। कंज्यूमर सरप्लस से पहले हम क्या पढ़ेंगे कि किसी भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सरप्लस क्या मिलेगा, कब मिलेगा। कंज्यूमर को जब भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है किन्हीं भी गुड्स को कंज्यूम करने में, हम कहते हैं कंज्यूमर है इक्विलिब्रियम में। हम क्या कहते हैं कि जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, कंज्यूमर को मिलता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या होता है, अब समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात तो ये समझिए, एक हम क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस टेबल ड्रॉ में हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे यहाँ पे यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स के बाद हम लिखेंगे प्राइस। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे इस प्राइस के बाद मार्जिनल यूटिलिटी, जो इस प्रोडक्ट से हमें मिल रही है। समझने की कोशिश कीजिए, जो प्राइस है वो कितना है। जैसे सपोज दैट आप क्या करने जा रहे हो, किंडर जॉय परचेज करने जा रहे हो फ्रॉम द मार्केट। जब आप किंडर जॉय परचेज करने जा रहे हो फ्रॉम द मार्केट, आपको क्या लगता है कि जो किंडर जॉय का जो प्राइस होगा वो लगभग कितना होगा, 35 रुपीज का किंडर जॉय का प्राइस होगा। आप ये सोच के जा रहे हो किंडर जॉय लेने के लिए कि 35 रुपीज का प्राइस होगा, यानी कि एक किंडर जॉय से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है आपको कितने रुपए का होगा, 35। तो हम लिख लेंगे एक किंडर जॉय से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है, 35 रुपए का। एमयू अगर हम बात करें, अब इस कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के केस में आप हमेशा एमयू को क्या समझोगे, जितने रुपए हम किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के लिए खर्च करना चाहते हैं वो होगा एमयू। सपोज दैट आप शॉप पे गए और आपने कहा अंकल ये क्या चाहिए, किंडर जॉय चाहिए। अंकल ने कहा ठीक है लाओ रुपए, आपने क्या दिए, 35 रुपए दिए। अंकल ने कहा नहीं नहीं, ये किंडर जॉय तो केवल और केवल कितने रुपए का है, 20 रुपए का। तो आपने खर्च कितने रुपए किए, केवल और केवल 20, और आपको उस 20 रुपए में मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कितना है, 35 रुपीज का। एक तरीके से हम देखें, आप क्या समझोगे, मेरा तो हो गया फायदा, और फायदा भी कितने रुपए का, पूरे के पूरे 15 रुपए का। हम इसे कहते हैं प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ एक्स का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस, और ये है एमयू एक्स। एमयू एक्स का मतलब क्या है, उस प्रोडक्ट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। तो हम कह रहे हैं प्रोडक्ट है 20 रुपए का, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 35 रुपए का, तो एक तरीके से हमें फायदा कितने रुपए का है, 15 रुपए का। दिस इज व्हाट कंज्यूमर सरप्लस। यही क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। समझने की कोशिश करो, दूसरा कंज्यूमर सरप्लस आप खरीदने गए, दूसरा आप क्या करने गए, किंडर जॉय आप दूसरा खरीदने गए। अब आपको पता है कि किंडर जॉय 35 रुपए का तो नहीं आएगा, फिर भी मतलब आपको ये तो पता है 35 रुपए का नहीं आएगा, फिर भी किंडर जॉय से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपका 20 रुपए का नहीं है। आप कहीं ना कहीं क्या कह रहे हो कि इससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है मुझे कितने का है, 30 रुपए का। किंडर जॉय अगेन कितने रुपए का है, 20 रुपए का। मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उससे कितने का है,
30 रुपए का, यानी कहीं ना कहीं आपको यहाँ भी सरप्लस है कितने का, 10 का। उसके बाद हम कह रहे हैं जैसे ही आप थर्ड किंडर जॉय की यूनिट परचेज करने गए, अब आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, अब थोड़ा कम हो गया, आपका सेटिस्फेक्शन हो गया 25 रुपए का, और वो किंडर जॉय मिला आपको 20 रुपए का अगेन, तो आपको सरप्लस कितने का रहा, 5 रुपए का। अब आपने 3 किंडर जॉय कंज्यूम कर लिए, अब आपको लगता है फोर्थ किंडर जॉय मैं खा तो रहा हूँ, इस वजह से कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है किंडर जॉय सस्ता मिल रहा है, हो सकता है कल जाके इसकी रेट इंक्रीज हो जाए, तो आप क्या कर रहे हो, किंडर जॉय परचेज करके ला रहे हो फोर्थ। अब फोर्थ जो किंडर जॉय परचेज करके ला रहे हो, अब कह रहे हो यार इस किंडर जॉय से तो मुझे 20 रुपए का ही क्या मिल रहा है, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और ये किंडर जॉय भी आपको कितने का मिल रहा है, 20 का मिल रहा है, यानी कंज्यूमर सरप्लस निल। आ रही है बात समझ में। अब क्या आप फिफ्थ क्या आप किंडर जॉय परचेज करोगे, अगर आप क्या करते हो इस केस में फिफ्थ किंडर जॉय परचेज करते हो, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और प्राइस तो अगेन कितना रहेगा, 20 का, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कितना, 5 का। समझने की कोशिश कीजिए, हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, एक डिफरेंस होता है जितना प्राइस हम किसी भी गुड्स के लिए पे करना चाहते हैं माइनस जितना उसका एक्चुअल प्राइस है, और जितना प्राइस हम पे किसी भी गुड्स के लिए करना चाहते हैं वो होता है उस गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। आ रही बात समझ में। तो हमने क्या देखा कि किन्हीं भी गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता जा रहा था, डिक्रीज होता जा रहा था, साथ साथ में प्राइस क्या है, कांस्टेंट। कंज्यूमर सरप्लस कब तक रहेगा, जितने रुपए उस गुड्स के हम परसीव कर रहे हैं, ये वैल्यू होनी चाहिए बराबर जितने का वो गुड्स है, जब ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो कंज्यूमर आ जाएगा सरप्लस में। यानी कि अगर मैं कहूँ कि MUX इक्वल्स टू PX, यानी कि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, MUX इक्वल्स टू PX, यही हम कहते हैं कंज्यूमर कैसा आता है, इक्विलिब्रियम में होता है, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होता है। अब आप कहोगे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कैसी है, तो इसके लिए हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं, अच्छा वैसे ऐसा कुछ ड्रॉ करने की हमें जरूरत नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा कहीं ना कहीं, यहाँ तक जब तक आप आओगे तो आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन देखो यहाँ पे, इस कंज्यूमर सरप्लस का आप टोटल करके देख सकते हो, कंज्यूमर सरप्लस टोटल 15 पहली यूनिट पे, दूसरी बार 25, उसके बाद थर्ड कितने का, 30 का, 30 के बाद ये 0 हो गया तो 30 ही रहा, साथ साथ में हम कह रहे हैं यहाँ हो गया 25, तो कहीं ना कहीं आपका कंज्यूमर सरप्लस का जो टोटल है वो मैक्सिमम कहाँ है, जब अगर आप देखोगे जो प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, बराबर है। तो जब भी क्या होता है, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, बराबर होगी, वहीं कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं, एक बार हमने पढ़ी कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, जितना पैसा आप देना चाहते हो माइनस जितना आप एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो, ये होता है कंज्यूमर सरप्लस। साथ साथ में हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम कहते हैं अगर कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम को खर्च कर दे, और एंटायर इनकम को खर्च करने पर जब मिलता है उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, तो यही होता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। अब हम पढ़ते हैं इसको आगे। चलिए अब मैंने इसके आगे का टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या समझा, हमने बात की ये MU क्या होता है, TU क्या होता है, ये सब चीज़ें समझ ली। उसके बाद हमने बात की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। देखिए एक बार दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है, पहली बात तो कंज्यूमर खर्च कर दिया अपनी एंटायर इनकम को, ठीक है। सबसे पहली बात हमने कह दिया कि जो कंज्यूमर है सबसे पहले तो क्या कर दे, अपनी एंटायर इनकम को खर्च कर दे, और साथ साथ में हम कह रहे हैं कि उस कंज्यूमर को क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि वो जो कंज्यूमर है इस एंटायर इनकम को सिंगल कॉमोडिटी पे खर्च कर रहा है, या वो इस एंटायर इनकम को 2 कॉमोडिटीज पे खर्च कर रहा है। अगर क्या करता है वो कंज्यूमर सिंगल कॉमोडिटी के ऊपर अपनी एंटायर इनकम को खर्च करता है तो क्या होगा, या फिर हम कह रहे हैं 2 कॉमोडिटीज पर अपनी एंटायर इनकम को खर्च करता है, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा। तो हम कहते हैं सिंगल कॉमोडिटी पर जब भी कोई कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम को खर्च करेगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए, तो हम कहते हैं MUX इक्वल्स टू PX होना चाहिए।
MUX का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X किसके बराबर होनी चाहिए, प्राइस ऑफ गुड X के बराबर। अगर हम कहते हैं कि अगर कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है और प्राइस कम है, यानी कि हम विलिंग टू पे, किसी भी गुड्स के लिए हम पेमेंट तो करना चाहते हैं ज्यादा और वो गुड्स मिल जाता है हमें सस्ता, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे कि हम कहते हैं कंडीशन नंबर 1 क्या है कि अगर MUX इज ग्रेटर देन PX, तो कहीं ना कहीं क्या इन्वॉल्व होगा, कंज्यूमर सरप्लस। दूसरा पॉइंट हम कहते हैं कि अगर MUX इक्वल्स टू PX होगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब कंज्यूमर को नो प्रॉफिट नो लॉस है, साथ साथ में उसका सेटिस्फेक्शन भी इस कंडीशन में क्या होता है, मैक्सिमम। जो कि हम क्या पढ़ के आए थे, इससे पहले वाले टेबल में हमने पढ़ा था कि जब भी क्या होगा, MUX ज्यादा होगा PX से, कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा यूनिट को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। और कहाँ यूनिट को कंज्यूम करना खत्म करने की उसे कोशिश करनी चाहिए, जहां उसका MUX से बराबर PX, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होता है। इसके बाद अगर कंज्यूमर क्या करता है, गुड्स को कंज्यूम करने की कोशिश करता है, उसका जो कंज्यूमर सरप्लस है वो क्या होता है, कम होता जाता है। थर्ड कंडीशन में हमने कहा कि अगर MUX इज लेस देन द PX, अगर MUX PX से कम है, तो इस केस में कंज्यूमर को होता है लॉस। आ रही है बात समझ में? इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम देखेंगे सबसे पहले। देखिए डायग्राम देखिए आप, ये हमें क्या बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। इस डायग्राम में एक है P यानी कि प्राइस लाइन। आपको पता है P तो क्या है, कांस्टेंट है। हमने पहले की जब टेबल पढ़ी थी, हमने जब पहले की टेबल एक पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये है हमारा ग्राफ, ये है प्राइस लाइन। हमने पहले के टेबल में क्या देखा था कि प्राइस कांस्टेंट है 20 रुपीज, तो ये तो है प्राइस लाइन जो कि कांस्टेंट है 20 रुपीज। ये है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, किसी गुड से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है। तो हम कह रहे हैं सपोज दैट पहले मार्जिनल यूटिलिटी 35, फिर 30 हो गई, फिर 25 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर उसके बाद कितनी होगी, 15 हो गई। तो हम कहते हैं ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और ये है हमारी प्राइस लाइन। तो हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस लाइन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं, यही पॉइंट होता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे जो सेटिस्फेक्शन होता है वो बराबर होता है। अब इससे जो पहले वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये होता है हमारा, ये रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर सरप्लस को, और जो नीचे वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर के लॉस को। आ रही बात समझ में? हम क्या कह रहे हैं, जो इक्विलिब्रियम के अबव वाला पार्ट है वो कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट करता है और बिलो वाला पार्ट कहीं ना कहीं कंज्यूमर के लॉस को रिप्रेजेंट करता है। अब कैसे? जैसे कि हम कहते हैं यहाँ पे हम प्राइस दे सकते हैं 35 या 30 या 25, और प्राइस एक्चुअली कितना देना पड़ रहा है, 20। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें कंज्यूमर सरप्लस हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें प्राइस देना कितना है, 20, और देना हम कितना चाहते हैं, 15। अगर हम 15 रुपए देना चाहते हैं, 20 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो कंज्यूमर को क्या हो गया, लॉस। आ रही बात समझ में? होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे चल सकते हैं हम। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप पहले वाली स्लाइड पे देखोगे, हमने बात की थी किसके बारे में, दो कमोडिटी के बारे में। अगर कंज्यूमर किन्हीं भी दो कमोडिटी को एक साथ कंज्यूम करके अपने सरप्लस को क्या करना चाहता है, मैक्सिमम, या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आना चाहता है, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि हमारा जो MUX है डिवाइड बाय द PX इक्वल्स टू MUY डिवाइड बाय द PY और इक्वल्स टू होना चाहिए MUM के। अब MUX डिवाइड बाय PX क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइड बाय द PX इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइड बाय द PY और इक्वल्स टू होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। ये M का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब आप कहोगे इसको हम, इस पूरी कंडीशन को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहते हैं हम इस पूरी कंडीशन को, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि हम कहते हैं कि सपोज दैट हम क्या करें, दो यूनिट को क्या करें, तो गुड्स को परचेज कर रहे हैं। जैसे इसके लिए पहले क्या लेते हैं, टेबल लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे इसको आगे, ठीक है। टू कमोडिटीज वाली बात हमें समझनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्या लेते हैं, टेबल लेते हैं, उस टेबल में हम क्या करेंगे, दो कमोडिटीज बनाएंगे। सपोज दैट हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में सबसे पहली बात तो है हमारे पास प्राइस ऑफ बर्गर। सेकंड हमारे पास क्या चीज है इसमें, प्राइस ऑफ पिज्जा। और थर्ड हमारे पास है इसमें मनी इनकम, यानी कि मेरे पास कितनी की इनकम है। पिज्जा सपोज दैट आता है ₹10 का, जो प्राइस, अच्छा बर्गर सपोज दैट आता है, हम मान के चलेंगे ₹1 का बर्गर आता है, जो पिज्जा है वो आता है कितने रुपए का, ₹2 का, और मेरे पास कुल मिला के इनकम कितनी है, कुल मिला के इनकम है 13।
अब उसके बाद आपको क्या दे रखी है, टेबल दे रखी है जिसमें दे रखा है बर्गर, बर्गर की यूनिट्स दे रखी हैं, फिर MUX यानी कि बर्गर से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन दे रखा है, फिर दे रखा है MUX डिवाइड बाय PX। ये बर्गर के दे रखे हैं प्राइस। आ रही है बात समझ में? अच्छा, प्राइस कहाँ दे रखे होंगे, ये प्राइस ही दे रखे हैं ना, ठीक है, ये दे रखे हैं बर्गर के प्राइस, ये दे रखे हैं MUX, ये दे रखे हैं MUX डिवाइड बाय PX। उसके बाद दे रखा है आपको पिज्जा, पिज्जा के प्राइस दे रखे हैं, ठीक है। पिज्जा के बाद देखिए है ना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पिज्जा, बर्गर और पिज्जा के प्राइस तो ऊपर ही दे रखे हैं ना, बर्गर का प्राइस 1 है और पिज्जा का प्राइस 2 है। ये हमें पिज्जा की यूनिट्स दे रखी हैं। उसके बाद दे रखा है ये MUY और ये दे रखा है MUY डिवाइड बाय PY, ठीक है। अब यूनिट्स लिख लेते हैं हम। यूनिट्स कितनी है बर्गर की, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब MUX यानी कि हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी हमें कितनी मिल रही है। पहले बर्गर से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा तो 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 और फिर 5। आ रही बात समझ में? अब MUX डिवाइड बाय PX कैसे निकलेगा? MUX डिवाइड बाय PX कितना है 1, तो ये कितना आएगा, ये भी आएगा 10 9 8 7 6 5। अब उसके बाद पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा पे कितने परचेज किए हैं 1 2 3 4 5 6। MUY मार्जिनल यूटिलिटी जो बर्गर जो पिज़्ज़ा को कंज्यूम करने से मिल रही है, सपोज दैट वो यूटिलिटी है 40 36 32, साथ साथ में 28, साथ साथ में 24 और साथ साथ में 20। उसके बाद हम क्या निकालना है, MUY डिवाइड बाय PY। MUY डिवाइड बाय PY कितना है 2, तो कितना होगा ये 20, ये होगा हमारा 18, फिर होगा 16, फिर 14, फिर 12 और फिर 10। आ रही बात समझ में? अब देखो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को क्या करेंगे, अब एनालाइज करेंगे। हमारे पास रुपए कितने हैं 13। मुझे इन दो गुड्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें क्या मिले, मुझे सरप्लस, मुझे सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम मिले, रुपए भी मेरे 13 खर्च हो, कुछ ऐसा मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है। तो मैं कहती हूँ, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक क्या पढ़ा था हमने, फॉर्मूला पढ़ा था कि MUX, इस फॉर्मूले को हम कहाँ लिखते हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे लिखते हैं कि अगर हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, MUX डिवाइड बाय PX इक्वल्स टू MUY डिवाइड बाय PY इक्वल्स टू MUM। आ रही बात समझ में? अब हम देखते हैं MUX डिवाइड बाय PX और MUY डिवाइड बाय PY कहाँ इक्वल है। हम कहते हैं ये तो है हमारा MUX डिवाइड बाय PX और ये दे रखा है हमारा MUY डिवाइड बाय PY। अब आप देखोगे कौन सी दो चीजें यहाँ पे इक्वल हैं। देखो यहाँ पे है 10 9 8 7 6 5, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 9 8 7 6 5 कुछ भी नहीं है, केवल और केवल क्या दिखाई दे रहा है 10। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो मिल गया आपको ये 10 MUY डिवाइड बाय PY और एक मिल गया आपको ये वाला 10 MUX डिवाइड बाय PX। देखो हमने कहा ये दोनों ही क्या होने चाहिए बराबर, ये निकले कैसे हैं, देखो अब अगली वाली साइड पे चलते हैं। हमें कह रहे हैं MUX डिवाइड बाय PX, तो हम कह रहे हैं 10, कौन सा वाला 10 है ये है MUX वाला 10, तो MUX डिवाइड बाय PX, प्राइस ऑफ द गुड X कितना है 1 इक्वल्स टू MUY, MUY कितना है, MUY इस वाली पॉइंट का देखो 10 वाले पॉइंट का MUY कितना है 20, तो 20 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ दी, अगर हम बात करते हैं किसकी, पिज्जा की, तो प्राइस कितना है 2 इक्वल्स टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि इन दोनों का क्या होना चाहिए बराबर, नहीं 10 के बराबर ही होना चाहिए। हम कह रहे हैं ये भी कितना है 10, ये भी कितना है 10 इक्वल्स टू 10, मतलब 10 10 बराबर हो गए ना, 10/1 इक्वल्स टू 20/1 इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सेकंड वाली बात की, कि ये किसके बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर भी होनी चाहिए। अब मनी देखते हैं, हमारे पास एंटायर इनकम कितनी है, हमारे पास एंटायर इनकम है 13। अब एंटायर इनकम 13 है तो मैं देखूंगी इन दोनों गुड्स से होने वाला खर्चा कितना है। तो मैं कह रही हूँ अगर मैं एक बर्गर परचेज कर रही हूँ और अगर मैं क्या कर रही हूँ 6 पिज्जा परचेज कर रही हूँ, देखो ये ऐसे आ रही है ना हमारी बात, या तो एक तो मैं 6 पिज्जा परचेज कर रही हूँ और एक मैं बर्गर परचेज कर रही हूँ, तो मैं देखूंगी टोटल में खर्चा कितना कर रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ जब मैं एक पिज्जा परचेज कर रही हूँ, एक बर्गर, तो एक बर्गर का जो प्राइस है, एक बर्गर का जो प्राइस है वो है 1 रुपया, प्लस साथ साथ में क्या पिज्जा क्या कंज्यूम कर रही हूँ मैं, पिज्जा, पिज्जा का जो प्राइस है वो कितना है 2 रुपये, और पिज्जा कितने कंज्यूम कर रही हूँ मैं 6, बराबर किसके होने चाहिए मेरे एंटायर इनकम के। एंटायर इनकम कितनी है मेरी 13, तो देखूंगी बराबर आ रहे हैं कि नहीं, ये आ गया 1 + 6 2 12 इक्वल्स टू 13।
आ रही है बात समझ में? देखो, एंटायर इनकम के बराबर यानी मनी इनकम के बराबर भी आ गया। तो हमने कहा जब हमारा एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स बराबर हो किसके, एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई के, और साथ में किसके, मनी इनकम के, तीनों भी चीजें क्या हो गई यहाँ पे, प्रूफ हो गई। तो हम कहते हैं जब भी हमारी क्या होती है, टू कॉमोडिटीज होती हैं, तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना होता है, एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स, एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई इक्वल्स टू एम यू एम। आ रही बात समझ में? जब सिंगल कॉमोडिटी होती है तो एम यू एक्स इक्वल्स टू पी एक्स, एम यू एक्स क्या होना चाहिए, अगर हम एम यू एक्स कहते हैं ग्रेटर है तो इस केस में क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है। और अगर हम क्या कहते हैं, एम यू एक्स बराबर पी एक्स है तो इक्विलिब्रियम में होता है, और एम यू एक्स लेस देन पी एक्स है तो ये क्या होता है हमारा, एम यू एक्स डिवाइड लेस देन पी एक्स है तो हम कहते हैं क्या होता है यहाँ पे, लॉस। तो यहाँ पे लॉस है। आ रही बात समझ में? चल सकते हैं आगे। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये होता है हमारा, चलिए ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है, ये कॉन्सेप्ट आपको दिया है एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दिया है ये कॉन्सेप्ट आपको, एल्फ्रेड मार्शल ने कॉन्सेप्ट दिया है पूरा का पूरा। और ये जो अभी अभी अप्रोच चल रही है ना, ये कौन सी अप्रोच चल रही है, कार्डिनल अप्रोच। कौन सी अप्रोच चल रही है पूरी की पूरी, कार्डिनल अप्रोच से सेटिस्फेक्शन को क्या करना, कैलकुलेट करना। अब हम समझेंगे, थोड़ा सा हम समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच, है ना। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है कार्डिनल और क्या होता है ऑर्डिनल। चलिए समझते हैं थोड़ा सा, है ना, कार्डिनल और ऑर्डिनल के बीच में डिफरेंस। चलिए एक ले लेते हैं स्लाइड, थोड़ा सा समझेंगे कार्डिनल और ऑर्डिनल के बीच में डिफरेंस। हमने गलत जगह स्लाइड ले ली। चलिए सबसे पहली बात समझने की कोशिश कीजिए, एक होती है हमारी कार्डिनल अप्रोच और एक होती है हमारी ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये समझते हैं। देखिए सबसे पहला जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो क्या है, सबसे पहला डिफरेंस है कि कार्डिनल अप्रोच में जो यूटिलिटी होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में जो यूटिलिटी है वो कैन नॉट बी न्यूमेरिकली मेजर्ड, ठीक है। तो यूटिलिटी क्या नहीं हो सकती, कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, ठीक है। न्यूमेरिकली मेजर्ड नहीं हो सकती। केवल और केवल हम क्या देते हैं इसमें, रैंक देते हैं। कैन ओनली बी रैंक, ओनली रैंक। ओनली रैंक का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस देते हैं हम कि कौन सी चीज ज्यादा बेटर है, कौन सी चीज कम बेटर है। सपोज दैट आपको फ्रूट्स खाने हैं तो कार्डिनल अप्रोच में आप बता सकते हो कि मैंगो से मिलने वाली यूटिलिटी वो 20 यूटिल्स की है और एक बनाना से मिलने वाली यूटिलिटी मेरे लिए 10 यूटिल्स की है। तो इस केस में ज्यादा अच्छा क्या है मेरे लिए, मैंगो। पर अगर मैं वही मैं ऑर्डिनल की अप्रोच की बात करूं तो ऑर्डिनल अप्रोच में मैं यूटिलिटी कैलकुलेट नहीं करके देख सकती। केवल और केवल मैं ऐसा कहूंगी कि मुझे मैंगो ज्यादा अच्छा लगता है बनाना से, तो केवल और केवल मैं रैंक दूंगी। सपोज दैट 3-4 फ्रूट्स आगे रखे हुए हैं, मैंगो है, बनाना है, सपोज दैट एप्पल है, तो मैं कहूंगी सबसे पहले तो मैं खाती हूँ भाई मैंगो को प्रेफरेंस दूंगी। मैंगो के बाद अगर मेरा कुछ फ्रूट्स खाने का मन करेगा तो मैं एप्पल खाऊंगी, देन मैं क्या खाऊंगी, बनाना खाऊंगी। आ रही बात समझ में? पर अगर वही हम कार्डिनल की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, यूटिलिटी डिफाइंड होती है कि मैंगो से मिलने वाली यूटिलिटी 20 यूटिल्स की है, एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है, 50 यूटिल्स की है, और अगर हम बात करें बनाना से मिलने वाली यूटिलिटी 10 यूटिल्स की है। तो इस केस में सबसे पहले मैंगो, फिर अगर हम बात करें एप्पल, फिर बनाना। आ रही बात समझ में? पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2 कहता है मेजरमेंट यूनिट। यहाँ पे जो मेजरमेंट यूनिट होती है वो क्या होती है, यूटिल्स। अच्छा हम पूरा मेजरमेंट यूनिट्स, मेजरमेंट यूनिट्स यूटिल्स।
और यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट यूनिट नहीं होती, तो नो यूनिट। ठीक है। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे हम एग्जैक्ट डिफरेंस कर सकते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं किसी गुड से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है, 20 यूटिल्स की है, और दूसरे गुड से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है, 10 यूटिल्स की है। तो मैं एग्जैक्ट डिफरेंस कर सकती हूँ कि ये गुड्स कंज्यूम करना है या वाला गुड्स कंज्यूम करना है। तीसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो केवल और केवल क्या हो सकता है, ओनली ऑर्डर मैटर। यानी कि अगर हम क्या कह रहे हैं, पहले मैंगो कंज्यूम कर रहे हैं फिर बनाना, तो केवल और केवल ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ पे हम एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, अगर हम किसकी बात करते हैं, 4 पॉइंट की बात करते हैं, तो कंज्यूमर यहाँ पे बता सकते हैं कि उन्हें सेटिस्फेक्शन ज्यादा किससे मिल रहा है। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या करेंगे, कंज्यूमर कैन टेल हाउ मच satisfaction they get। और यहां पे क्या होता है, ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर कैन ओनली टेल विच इज बेटर, कंज्यूमर केवल और केवल क्या बताते हैं, क्या ज्यादा बेटर है। तो कंज्यूमर कैन ओनली टेल विच इज बेटर। ठीक है। फिर आते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट किसके बारे में बात करता है, यहां पे कार्डिनल अप्रोच में हम जो यूज करते हैं टर्म वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। हमने बात की ना मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर हम बात करें ऑर्डिनल अप्रोच में जो हम यूज करते हैं वो होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब आप कहोगे क्या होता है ये इंडिफरेंस कर्व, तो अभी हम समझेंगे, अभी समझेंगे लेटेस्ट बस कि क्या होता है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व। और साथ साथ में हम यहाँ पे यूज करते हैं MRS का, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वगैरह सब पता चल जाएगा आपको क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है केवल और केवल। ठीक है। यहाँ पे 6th पॉइंट क्या कहता है, 6th पॉइंट कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये पढ़ा था ना हमने, लॉ ऑफ DMU पढ़ा था हमने कहाँ पे, कार्डिनल अप्रोच में। और ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होता है, लॉ होता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी बात कर सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज भी होता है, दोनों ही चीजें होती है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कह लो पहले, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन और एक्सचेंज, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। आ रही बात समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं रियलिस्टिक ज्यादा क्या है, कार्डिनल अप्रोच या ऑर्डिनल अप्रोच। तो हम कहते हैं कि देखो जनरली कोई भी पर्सन सच में यही बता सकता है कि उसे मैंगो ज्यादा अच्छा लगता है बनाना, वो इतना नहीं बता सकता कि मैंगो से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 20 यूटिल्स का होता है, बनाना से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 10 यूटिल्स का होता है। जनरली कोई भी पर्सन इतना डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो कार्डिनल अप्रोच है वो लेस रियलिस्टिक होती है, और जो ऑर्डिनल अप्रोच होती है वो मोर रियलिस्टिक होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं की इकोनॉमिस्ट की, कि ये जो कार्डिनल अप्रोच है किसने दी थी, अभी हमने बात की थी एल्फ्रेड मार्शल। और जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो किसने दी थी, JR हिक्स एंड एलन ने। एलन का पूरा नाम था RGD एलन। ठीक है, RGD एलन ने दी थी कौन सी, ऑर्डिनल अप्रोच। इस बात में किसी को कोई परेशानी,
एक बार दोबारा से क्या देख लेते हैं, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, एक होता है कार्डिनल अप्रोच, एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच किसके बारे में बात करता है कि जब भी हम क्या कहते हैं कि हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें बस इस वाली यूनिट में कंज्यूमर बिहेवियर को समझ रहे थे हम, बिहेवियर के साथ हम यूटिलिटी समझ रहे थे, नहीं सेटिस्फेक्शन। साथ साथ में हम कहते हैं कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब वो क्या कर देता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बराबर प्राइस होता है। यानी किसी गुड्स को हम जितने में खरीदना चाह रहे हैं और जितना उसका प्राइस है, उसी कंडीशन में क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, का सिंगल कॉमोडिटी है, और साथ में इसी यूनिट पे क्या होता है, उसका सेटिस्फेक्शन हाईएस्ट होता है। आ रही है बात समझ में? तो हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच में हम यूटिलिटी को मीजर कर सकते हैं। तो हम उसे मीजर कर रहे हैं ना, कितनी यूटिल्स है, कितनी यूटिल्स नहीं है, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ये क्या है, यूनिट यूटिल्स में कैलकुलेट कर रहे हैं हम इसको। और पी एक्स का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम क्या करें, यूटिलिटी में पी एक्स का मतलब प्राइस। तो हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, यूटिल्स का यूज कर सकते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच में आप क्या कहोगे, केवल और केवल ये बताओगे कि भाई मैंगो ज्यादा बेटर है, ये थोड़ा कम, बनाना थोड़ा कम बेटर है। या फिर हम कहेंगे हम मैंगो और बनाना में से क्या कम चूज करते हैं, मैंगो। बनाना और एप्पल में से क्या चूज करते हैं, एप्पल। तो अब हम कहेंगे कि हम एप्पल और मैंगो में से क्या चूज करते हैं। तो ये सारी चीजें जो रैंक के हिसाब से बात होती है वो होता है ऑर्डिनल अप्रोच। आ रही है बात समझ में? कार्डिनल अप्रोच दी थी किसने, एल्फ्रेड मार्शल ने। ऑर्डिनल अप्रोच दी थी जे.आर. हिक्स एंड एलन ने। उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ एग्जैक्ट डिफरेंस होता है, यहाँ केवल और केवल ऑर्डर मैटर करता है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कंज्यूमर बताता है कितना सेटिस्फेक्शन उसे मिल रहा है, और यहाँ पे कंज्यूमर केवल और केवल बताता है कौन सा गुड ज्यादा बेटर है। यहाँ पे बात होती है मार्जिनल यूटिलिटी की, यहाँ पे बात होती है इंडिफरेंस कर्व की। नेक्स्ट यहाँ पे यूज होता है लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने बात की थी डीएमयू के होते हैं कुछ एक्सेप्शन, कि अगर आप अगर प्रेस्टिजियस गुड की बात कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन नेक्स्ट यूनिट से है वो डिक्रीज नहीं होता। साथ साथ में हम बात करते हैं कि अगर आप क्या करो, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं परोस रहे हो, यानी कि अगर किसी थर्स्टी कोई पर्सन है उसको स्पून से पानी पिला रहे हो आप, तो क्या उसका जो प्यास है वो कम होगी, यानी कि जगह डीएमयू अप्लाई होगा, यहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगी। आंसर इज नो। लेस रियलिस्टिक कौन सा होता है, कार्डिनल, की वो बताता है इतनी यूटिल्स मिल रही है, इतनी यूटिल्स मिल रही है। एक्चुअली हम इतना कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए मोर रियलिस्टिक क्या होता है, मोर रियलिस्टिक होता है हमारा ऑर्डिनल अप्रोच। अब आप ये देख के कुछ शब्द डर रहे होंगे, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये हम बात करेंगे आगे वाली वीडियो में। आगे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए किसके बारे में बात कर रहा है, एल्फ्रेड मार्शल के बारे में, जे.आर. हिक्स एंड एलन के बारे में बात कर रहा है, कि एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था कार्डिनल और जे.आर. हिक्स एंड एलन ने दिया था ऑर्डिनल अप्रोच। आ रही बात समझ में? तो होप आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल के बीच का डिफरेंस क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ह्यूमन वांट्स हमने बात कर ली, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स बात कर ली, मीनिंग ऑफ द यूटिलिटी बात कर ली, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी समझ लिया, लॉ ऑफ डीएमयू हमने समझ लिया, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है ये हमने समझ लिया, इंडिफरेंस कर्व हमें समझना है। पर इससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रीडिंग वाले पार्ट पे जाएंगे, है ना, थोड़ा सा रीडिंग वाले पार्ट पे जाएंगे, उसके बाद समझेंगे। देखो, हम यहाँ पे थे ना, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी इन सबका शेड्यूल हमने देखा था, कंज्यूमर सरप्लस पे थे हम। थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या कह रहा है, देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज propounded by Alfred Marshall. Consumer surplus is a measure of welfare that people gain from consuming goods and services. It measures the benefits buyer receive from participating in a market. This concept occupies an important place not only in economic theory but also in economic policies of the government and in decision making of the business firms. The demand for a commodity depends on the utility of that commodity to a consumer. If a consumer gets more utility from a commodity, he would be willing to pay a higher price and vice versa. The willingness to pay of each individual consumer based on his utility determinant the demand curve. When price is less than or equal to the willingness to pay, the potential consumer purchases the good. It is the common knowledge that consumers generally are ready to pay more for certain goods than what they actually pay for them. This extra satisfaction which consumer get from their purchase of a good is referred to as a consumer surplus. By Alfred Marshall,
consumer surplus is defined as the difference between the total amount that consumers are willing and able to pay for a goods or services and the total amount that they actually do or pay. कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? जितना पैसा वो देना चाहते हैं माइनस जितना पैसा वो एक्चुअली दे रहे हैं, यही तो कंज्यूमर सरप्लस होता है. मार्शल डिफाइंड द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एज द एक्सेस ऑफ द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे रेदर देन गो विदाउट अ थिंग over that which he actually does pay is called the consumer surplus. जितना पैसा वो देना चाहता है माइनस जितना वो दे रहा है. Thus consumer surplus equal to what a consumer is ready to pay minus what he actually pays. The concept of consumer surplus is derived from the law of diminishing marginal utility. As we know, according to the law of diminishing marginal utility, the more of a thing we have, the lesser the marginal utility it has. In other words, as we purchase more of a good, its marginal utility goes on diminishing. The consumer is in equilibrium when the marginal utility of a good is equal to its price. तो consumer क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? In other word, as we purchase more of a good, its marginal utility goes on diminishing. अब जैसे जैसे हम उस गुड्स को ज्यादा परचेज करेंगे उसकी यूटिलिटी घटने लगेगी. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब यूटिलिटी और प्राइस क्या होंगे? बराबर. That is, he purchased that many number of goods at which marginal utility is equal to price. यानी जब वो कंज्यूमर सरप्लस में है तो वो उस हद तक गुड्स को परचेज करेगा जब तक प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर नहीं हो जाती. It is assumed that the perfect competition prevail in the market since the price is the same for all units of the goods he purchased. अब perfect competition क्या होता है? देखो, परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीशन होता है जहाँ पे जो गुड्स हैं वो कैसे होते हैं? एकदम होमोजीनियस नेचर के होते हैं. साथ साथ में बायर्स और सेलर को गुड्स के बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है. कोई भी किसी को पागल नहीं बना सकता. इसी वजह से इन्होंने कहा है कि परफेक्ट कंपटीशन मान रहे हैं और मान रहे हैं कि जो प्राइस है वो सेम ही रह रहे हैं हर कमोडिटी के लिए. उसके बाद क्या कह रहा है? देखो, ही गेट्स एक्स्ट्रा यूटिलिटी फॉर ऑल यूनिट कंज्यूम बाय हिम except for the one at the margin. This extra utility of an extra surplus for the consumer is called the consumer surplus. Consider table number 7 in which we have illustrated the measurement of consumer surplus. In case of commodity X, there is only one price for a commodity in the market at a particular point of time. The price of X is assumed to be 20. ये देखो यूनिट्स दे रखी हैं, मार्जिनल यूटिलिटी दे रखा है, प्राइस दे रखा है, कंज्यूमर सरप्लस. देखो 30 रुपए वो देना चाहता है, 20 रुपए दे रहा है, 10 रुपए का सरप्लस. 28 देना चाहता है, 20 रुपए दे रहा है, 8 रुपए का सरप्लस. 26 देना चाहता है, 20 रुपए दे रहा है, 6 रुपए का सरप्लस. 24 देना चाहता है, 20 रुपए दे रहा है, 4 रुपए का सरप्लस. 22 रुपए देना चाहता है, 20 रुपए दे रहा है, 2 रुपए का सरप्लस. 20 रुपए देना चाहता है, 20 रुपए दे रहा है, 0 का सरप्लस. तो हम कहते हैं जब प्राइस और यूटिलिटी बराबर हो तभी क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम होगा. आ रही है बात समझ में? कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? मैक्सिमम होगा जब प्राइस क्या होगा? बराबर होगा उसके. आ रही बात समझ में? देखो, ठीक है. इसके बाद क्या लिखा हुआ है? देखो, वी सी फ्रॉम द अबव टेबल दैट व्हेन द कंज्यूमर्स कंजम्पशन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 2 units, his marginal utility falls from 30 to 28. His marginal utility goes on diminishing as he increases his consumption of the good X. Since marginal utility for a good unit of good indicates the price the consumer is willing to pay for that unit, and since market price is assumed to be at rupees 20, the consumer enjoys a surplus on every unit of the purchase till the 6th unit. Thus, when the consumer is purchasing 1 unit of X, the marginal utility is worth rupees 30 and price fixed is rupees 20. Thus, he is delivering a surplus of 10. Similarly, when he purchases 2 units of X, he enjoys a surplus of 8. This continues and he enjoys surplus equals to 6, 4, 2 respectively from the 3rd, 4th and 5th unit. When he buys 6 units, he is in equilibrium because his marginal utility is equal to the market price or he is willing to pay a sum equal to the actual market price and therefore he enjoys no surplus. Thus, given the price of rupees 20 per unit, the total surplus which the consumer will get is worth 10 plus 8 plus 6 plus 4 plus 2 plus 0 equals to 30. The concept of consumer surplus is closely related to the demand curve for a product. The demand curve reflects buyer willingness to pay. We can also use it to measure the consumer surplus. As we know, the height of the demand curve measures the value buyer places on the goods as measured by their willingness to pay for it.
We have already seen above that the difference between the willingness to pay and the market price is each buyer's consumer surplus. The difference between his willingness to pay and the price that he actually pay is the net gain to the consumer, the individual consumer surplus. The total consumer surplus in a market, which is the sum of all individual consumer surpluses in a market, is equal to the area below the market demand curve but above the price. द टर्म हमने बात की थी ना कि एक होती है प्राइस लाइन, एक होता है MU, तो जो अबव वाला पार्ट होता है कंज्यूमर सरप्लस, बिलो वाला लॉस. द टर्म कंज्यूमर सरप्लस ऑफन यूज्ड टू रेफर बोथ इंडिविजुअल एंड टोटल कंज्यूमर सरप्लस. Thus the total area below the demand curve and above the price line is the sum of the consumer surplus of all buyer in the market. The concept of consumer surplus can be illustrated graphically. Consider figure number 15. On x-axis we measure the amount of the commodity and on the y-axis the marginal utility and the price of the commodity. MU is the marginal utility curve which slopes downward, indicating that as the consumer buys more unit of a commodity, its marginal utility falls. Marginal utility shows the price which a person is willing to pay for the different units rather than go without them. If OP is the price, अब देखो OP वगैरह कहाँ दिखाई देगा तुम्हें, यहाँ दिखाई देगा कि ये है O, ये है ये गुड्स X, ये है गुड प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये दे रखा है प्राइस P ये प्राइस दे रखा है, और ये जो ऊपर दे रखा है ना D, ये विलिंगनेस टू पे दे रखा होगा. देखो प्राइस कितना है, P है, P प्राइस पे हम कहीं ना कहीं क्यू क्वांटिटी का करेंगे, परचेज करेंगे. प्राइस देना चाहते होंगे हम इतना, प्राइस है इतना, तो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस. देखो क्या लिख रहा होगा यहाँ पे, पहले पढ़ लेते हैं इसको. लिख रहा है द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस कैन बी इलस्ट्रेटेड ग्राफिकली. कंसीडर फिगर नंबर 15. यहाँ पे क्या लिख रहा है, MU is the marginal utility curve which slows downward, indicating that a consumer buys more unit of the commodity. The marginal utility fall. Marginal utility shows the price which a person is willing to pay for the different units rather than go for without them. If OP is the price that prevails in the market, then the consumer will be in equilibrium when he buys OQ. Since at OQ, marginal utility is equal to the given price OP, the last unit, that is Qth unit, does not yield any consumer surplus because here price paid is equal to the marginal utility of the Q unit. For all unit before the Q, the unit the marginal utility is greater than the price. Thus these unit fetch consumer surplus to the consumer. देखो सबसे पहली बात अगर हम कहें, ये है P प्राइस, ये है Q यूनिट. अब इस Q यूनिट से अगर हम पहले की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या है, हम प्राइस देना चाहते हैं ज्यादा और हम प्राइस दे रहे हैं कम. अब इस वाले देखो, इस वाले को है ना ग्राफिकली समझते हैं, हम ग्राफिकली समझते हैं इसको. थोड़ा सा चलते हैं वापस से, ठीक है. ठीक है, चलो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन दे रखी है ऐसे, और ये दे रखा है P. ये तो है P और ये है Q. ठीक है, ये है P, ये है Q. तो देखो ये है P, ये है Q, ये है Y एक्सिस, ये है X एक्सिस, और ये दे रखा होगा आपको, एक सेकेंड डायग्राम दिन नोटिस कर लेते हैं. ये दे रखा है आपको MU, ये दे रखा है MU का मतलब इतना प्राइस हम पे करना चाहते हैं और इतना प्राइस हम पे कर रहे हैं. अब देखो अगर हम देखें Q वाली यूनिट पे जो प्राइस पे करना चाह रहे हैं हम, वो भी यही है, और जो प्राइस एक्चुअली है वो भी यही है. तो इस केस में कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम में है. किस पे, ये है पॉइंट O, OP. ये जो OP प्राइस है, कंज्यूमर यहाँ पे कहा है इक्विलिब्रियम में. क्यों, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी बराबर ही प्राइस है. पर अगर हम इस Q थोड़ा सा पहले आए और इसको लिख लें Q0, तो Q0 अगर हम इस वाली यूनिट को यहाँ रखें तो कहीं ना कहीं अगर एक लाइन ऐसे डालें हम, तो ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी. और अगर हम देखें प्राइस कितना होगा इस पे, अगर आप देखोगे प्राइस है ये है मार्जिनल यूटिलिटी, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला हिस्सा क्या है, हमारा कंज्यूमर सरप्लस. आ रही बात समझ में, चल सकते हैं आगे. अगर हम कहते हैं इसके और आगे हम Q1 ले लें हम, तो फिर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, ये. तो हम रुपए तो देना चाह रहे हैं इतने,
मार्जिनल यूटिलिटी में, और प्राइस है एक्चुअली इतना, तो यानी ये क्या हो गया हमारा कंज्यूमर सरप्लस। एक बार दोबारा से समझते हैं इसको। एक बार दोबारा से एक अच्छा सा ग्राफ और बनाते हैं, उसके बाद से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो हमने बनाया है ग्राफ। इस ग्राफ में एक तो लिख लिया हमने O, ये है लिखा हमने P, ये तो है प्राइस। एक लिया हमने मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। समझने की कोशिश कीजिए, ये प्राइस है, इस प्राइस पे हम कह रहे हैं सपोज दैट हम क्यू यूनिट परचेज कर रहे हैं, तो क्यू यूनिट पे आप देखोगे कि एमयू भी यही है, यानी कि एमयू भी यही है और प्राइस भी यही है, तो कंज्यूमर कहाँ है, इक्विलिब्रियम पे। पर सपोज दैट क्यू की जगह हम यहाँ एक यूनिट लेते Q0। इस Q0 में अगर हम देखें कि इस Q0 के लिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो Q0 की मार्जिनल यूटिलिटी है, यहाँ पॉइंट पर टच कर रही है, तो ये होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Q। ठीक है, अब एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या है, हमारा प्राइस है, ये है मार्जिनल यूटिलिटी जो विलिंग टू पे है, जो एबिलिटी हम उसको ए से रिप्रेजेंट अगर हम कर दें, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा कंज्यूमर सरप्लस। आ रही बात समझ में। हम सपोज दैट ये है 12 और ये है प्राइस 10, तो हम 12 रुपए देना चाहते हैं, 2 रुपए दे रहे हैं, 12 रुपए देना चाहते हैं, 10 रुपए दे रहे हैं, 2 रुपए का क्या हो गया कंज्यूमर सरप्लस, ये रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर सरप्लस। अगर वहीं हम दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लें, सेम ऐसे ही एग्जाम्पल लेंगे, ये हो गया हमारा MU, ये हो गया हमारा प्राइस, ये हो गया हमारी क्वांटिटी। सपोज दैट हम क्या करते हैं, इसके बाद Q1 परचेज करते हैं। Q1 पे देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी आ गई, यहाँ एबिलिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज दैट देने तो हैं 10 रुपए, देना हम चाहते हैं 8 रुपए, तो 2 रुपए का क्या हो गया लॉस। तो हम कहते हैं ये जो डिमांड ग्राफ है, जो डिमांड कर्व है, इसमें जो नीचे वाला पार्ट होता है बिलो द डिमांड कर्व, ये रिप्रेजेंट करता है लॉस को, और अगर हम बात करें ऊपर वाला जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर सरप्लस को, और ये आ गया लॉस। होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसके बाद चलते हैं हम रीडिंग पे। आ रही बात समझ में, इसमें हम क्या चलते हैं, अब रीडिंग पे चलते हैं। चलिए, फिर वो क्या कह रहा है, इन फिगर नंबर 15 द टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू द एरिया अंडर द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व अप टू द पॉइंट Q, दैट इज ODRQ, बट गिवन द प्राइस equal to OP, the consumer actually pays OPRQ. The consumer derives extra utility equal to DPR, which is nothing but the consumer surplus. फिर आगे क्या कह रहा है, the consumer welfare derived from a good is the benefit a consumer get from consuming that good minus what consumer paid to buy the goods. Consumer surplus is the buyer's net gain from purchasing a good. Graphically, it is the triangular area below the demand curve and above the price line. Demand curve, ये demand curve है ना, demand curve के below और price line के above, ये जो part है बीच में, ये जो आपको पर्पल कलर का दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है हमारा कंज्यूमर सरप्लस। फिर उसके बाद क्या है, द साइज ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस ट्रायंगल डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द गुड। अ राइज इन द प्राइस ऑफ अ गुड रिड्यूसेस कंज्यूमर सरप्लस, अ फॉल इन द प्राइस increases consumer surplus. Thus, a higher price results in a smaller consumer surplus and a lower price generates a larger consumer surplus. The change in consumer surplus on account of a fall in the price can be illustrated with the help of figure number 16. ठीक है, जो फिगर नंबर 16 है इससे आप देख सकते हो कि अगर प्राइस को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, प्राइस को अगर कम कर दिया जाएगा, P1 कर दिया जाएगा, तो कंज्यूमर सरप्लस वाला जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर कम ज़्यादा कर दिया जाएगा तो कम हो जाएगा। A fall in price from P to P1 increases consumer surplus from APE to A, P1F. The increase in consumer surplus has two components. The increase in consumer surplus of existing buyer who were earlier paying price P, the rectangular marked B. The consumer surplus now available to the new buyers who started buying the commodity due to lower prices, the triangle C. Now application. The concept of consumer surplus has important practical application. Few such applications are listed below. Consumer surplus is a measure of the welfare
that people gain from consuming goods and services. It is very important to a business firm to reflect on account of the consumer surplus enjoyed by the different segment of their customer, because consumers who perceives larger surplus are most likely to repeat their purchase. Understanding the nature and extent of surplus can help business manager make better decision about setting prices. If a business can identify groups of consumer with different elasticity of demand within their market and the market segments which are willing and able to pay higher prices for the same product, then firms can profitably use price discrimination. Large scale investment decisions involve cost benefits analysis which takes into account the extent of consumer surplus which the project may fetch. यानी जो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट होती है डिसीजन में, उसमें भी हम कहीं ना कहीं क्या लगाते हैं, कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि हमें ज्यादा सरप्लस प्रोवाइड करवा पाएगा. Knowledge of the consumer surplus is also important when a firm consider raising its product prices. Consumers who enjoys only a small amount of surplus may no longer be willing to buy product at higher prices. ऐसे लोग क्या करना चाहते हैं, हमने कहा कि ऐसे कंज्यूमर जो कि इंजॉय करते हैं केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ सरप्लस, वो लॉन्गर में कभी भी क्या नहीं कर पाते, नॉट विलिंग टू क्या कह रहे हैं, नो लॉन्गर बी विलिंग टू बाय प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइजेस. यानी कि हम कह रहे हैं कि सपोज दैट प्रोडक्ट है 10 रुपए का, कंज्यूमर देना चाहता है 11 रुपए, उसका कंज्यूमर सरप्लस केवल 1 रुपए का है, तो फ्यूचर में जाके ऐसे कंज्यूमर कभी भी ज्यादा प्राइजेस क्या नहीं कर नहीं पाएंगे, पे नहीं कर पाएंगे. सपोज दैट कोई पर्सन ऐसा है कि प्रोडक्ट है 10 रुपए का, उसकी परसीव्ड वैल्यू 20 रुपए की, वो कह रहा है पर्सन ये 20 का ही प्रोडक्ट होता तो भी मैं खरीद लेता, तो फ्यूचर में प्राइस बढ़ने पे सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं क्या कर पाएगा, 10 के प्रोडक्ट को 20 में भी खरीद पाएगा. पर अगर किसी का कंज्यूमर सरप्लस ये 1 रुपए का है तो फ्यूचर में जाके वो बढ़े हुए प्राइस पर पर्टिकुलर गुड्स को खरीद नहीं पाएगा. फर्म मेकिंग सच डिसीजन, तो इसी वजह से फर्म क्या करते हैं, कंज्यूमर सरप्लस को कंसीडर करती है देखने के लिए कि फ्यूचर में जाके हम प्राइस बढ़ाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी. आ रही बात समझ में. Consumer surplus usually act as a guide to finance ministers when they decide on the product on which taxes have to be imposed and the extent to which a commodity tax has to be raised. It is always desirable to impose tax on or increase the rate of tax on commodity yielding higher consumer surplus. इसी वजह से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऐसे गुड्स के ऊपर ही ज्यादा टैक्स लगाती है जिनसे मिलने वाला कंज्यूमर सरप्लस कैसा है, हाई, यानी कि ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस. जिन गुड्स पर कंज्यूमर सरप्लस मिलने वाला होता है ज्यादा, उन्हीं गुड्स के ऊपर कहीं ना कहीं क्या लगाया जाता है, ज्यादा टैक्स लगाया जाता है. क्यों? क्योंकि अगर इन गुड्स की वैल्यू ज्यादा भी हो जाएगी तो भी लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इन गुड्स को खूब खरीदेंगे. इसी वजह से जिन गुड्स पे कंज्यूमर सरप्लस ही कम है, यानी कि इंसान 10 के गुड्स को ज्यादा से ज्यादा 11 में खरीदेगा, उन पर आप टैक्स लगा दोगे तो वो गुड्स इतने महंगे हो जाएंगे कि लोग उन्हें आसानी से खरीद ही नहीं पा रहे. आगे आता है लिमिटेशन. इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज हाइपोथेटिकल एंड इल्यूजरी. ये जो कंसेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस का, वो कहता है हाइपोथेटिकल है, कहीं ना कहीं कैसा है, इल्यूजन में है. इन रियल लाइफ द सरप्लस सेटिस्फेक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, क्योंकि रियल लाइफ में हम कहीं भी सरप्लस को एक्यूरेटली मेजर कर ही नहीं सकते. कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर प्रिसाइजली बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन. In the case of necessaries, the marginal utilities of the earlier units are infinitely large. In such a case, the consumer surplus is always infinite. Necessaries के केस में consumer surplus क्या होगा, हमेशा बहुत होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि कोई मेडिसिन है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो मेडिसिन 10 की जगह 50 की भी मिलेगी तो भी वो मेडिसिन हम खरीदेंगे. इसी वजह से नेसेसरीज के केस में कंज्यूमर सरप्लस कैसा होता है, हाई. The consumer surplus derived from a commodity is affected by the availability of the substitute. There is no simple rule for deriving the utility scale of articles which are used for their prestige value. तो हम कह रहे हैं ऐसे गुड्स जो कि प्रेस्टीज वैल्यू के हिसाब से खरीदे जाते हैं, उसमें कोई भी ऐसा यूटिलिटी स्केल का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होता. Consumer surplus cannot be measured in terms of money because the marginal utility of money changes as the purchases are made. हम कभी भी कंज्यूमर सरप्लस को यूटिलिटी में मेजर नहीं कर सकते. क्यों? कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं, मार्जिनलिटी कम या ज्यादा होती है, चेंज होती है. तो हम कह रहे हैं जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की है ना, वो चेंज होती जाती है जैसे जैसे हम परचेज करते हैं. एंड द कंज्यूमर स्टॉक ऑफ मनी डिमिनिशेस, क्योंकि कंज्यूमर के पास जो स्टॉक ऑफ मनी यानी अवेलेबल रुपए हैं किसी गुड्स को खरीदने के लिए, वो भी कम हो रहे हैं. Marshall assumed that the marginal utility of money remain constant
बट दिस अजम्पशन इज अनरियलिस्टिक। मार्शल को क्या लगता है कि जो कंज्यूमर, मार्शल क्या अज्यूम करता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट। बट दिस अजम्पशन क्या होती है, कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक होती है। द कंसेप्ट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ it is assumed that utility can be measured in terms of money or otherwise. Many modern economists believe that this cannot be done. तो हम कह रहे हैं मार्शल कहीं ना कहीं, एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, पर काफी सारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स है जो कि इस पर बिलीव नहीं करते। अभी इंडिफरेंस कर्व से पहले देखो हमें कहीं ना कहीं MUM MUX ये सब चीजें तो हमारी हुई गई। अब हम किस पे आएंगे, इंडिफरेंस कर्व पे आएंगे। देखो ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही टॉपिक रखते हैं। इंडिफरेंस कर्व को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास से, फ्रेश क्लास से। थैंक यू वेरी मच।